पीवाईक्यू एनालिसिस एंड नोट्स मेकिंग, ये 2 चीज़ें हैं जो आपका मेंस क्लियर करवाएँगी। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज़ किए हैं एंड उसके बेसिस पर आपने अपने शॉर्ट माइक्रो नोट्स बनाए हैं विद हाई क्वालिटी वैल्यू एडिशन कंटेंट, सो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू मेंस वेरी, वेरी ईज़िली। थ्रू-आउट द साइकिल्स हर टॉपर ने यही कहा है कि प्लीज़ फोकस अपॉन पीवाईक्यूज़ और अपने खुद के माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना कर रखो, थीम वाइज़ एंड सिलेबस वाइज़। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि हमें इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है और कैसे अपने नोट्स बनाने हैं बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज़। क्यों पीवाईक्यू एनालिसिस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो। ऑलराइट, सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम पारस चित्कारा। I have appeared in 4 UPSC CSE interviews and I scored 310 in PSI optional or 134 in ethics. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं तुम्हें पीवाईक्यूज दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं टॉपिक वाइज, थीम वाइज, पेपर वाइज। उन पीवाईक्यू को एनालाइज कर कर कैसे तुम अपने नोट्स बना सकते हो, हाई क्वालिटी नोट्स बना सकते हो। अब तुमने बेसिक सोर्सेज पढ़ लिए, तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, ठीक है, तुमने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, बट इवन आफ्टर दैट सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि पीपल आर नॉट एबल टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। जो कंटेंट पढ़ा है उन्हें यूज नहीं कर पा रहे इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। उन्होंने पीवाईक्यूज भी देखे, फिर भी उसके बेसिस पर दे आर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स। तो सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है इस चीज में, वो हम इसमें समझेंगे। कैसे हमें वो नोट्स बनाने हैं बेस्ड अपॉन प्री मेड इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्री मेड कंक्लूजन, फिर कुछ फ्रेमवर्क्स एंड निमोनिक्स कैसे हम यूज करेंगे ताकि वहाँ हम 7 मिनट 11 मिनट में एक अच्छा हाई क्वालिटी आंसर लिख सकें, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। अब ऐसा करेंगे कि हर पेपर वाइज GS1, GS2, GS3, GS4 सबका एक एक कर कर डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्हें अप्रोच करना है, कैसे पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं और कैसे उससे प्रैक्टिकल नोट्स बनेंगे हमारे, जो कि एग्जाम टाइम में हम 1 घंटे में पूरा का पूरा GS1 रिवाइज कर सकते हैं या 2 घंटे में पूरा GS1 रिवाइज कर सकते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। वो रिवाइज करो, जाकर मॉक टेस्ट लिखो, कोई भी एग्जाम लिखो, ठीक है, उसके बेसिस पर प्रैक्टिकली आंसर्स कैसे लिखने हैं। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल फॉर ऑल द जीएस पेपर्स, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल बी नीडिंग मेंस का सिलेबस। दिस इज योर होली बाइबल, ठीक है। इसके बिना देयर इज नो प्रोग्रेस। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो और अपने टेबल पर रख लो, अपनी दीवार पर लगा लो। यू शुड नो एवरी कीवर्ड सिलेबस का, कि कौन सा कीवर्ड सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद GS1, ठीक है। अब GS1 में देखो, GS1 में एक टॉपिक हम समझते हैं आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर को कैसे अप्रोच करें और कैसे उसके नोट्स बनाएं। हर साल यूजुअली 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। तो अब तुम्हें अपने लेवल पर क्या करना है, तुम्हें अपने लेवल पर जाना है, ठीक है। अब सिलेबस क्या है आर्ट एंड कल्चर का देखो, इट विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फ्रॉम्स लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। तो ऐसी कंपाइलेशन लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थीम वाइज लिखे हुए हैं, टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन आए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उन क्वेश्चंस को पढ़कर समझो और इम्पोर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करो सिलेबस से, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड हैं और हर बार रिपीट होती हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो मेंशन है सिलेबस में, ठीक है, जैसे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, तुम्हें उस बेसिस पर पढ़ाई करनी है, उसी बेसिस पर तुम्हें समझना है कि कैसे यूपीएससी उन चीज़ों को पूछ रहा है, कैसे उसके हमें नोट्स बनाने हैं। उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद यू विल बी गेटिंग 3 से 4 इंपॉर्टेंट थीम्स। तुम्हें समझ में आ जाएगा देखकर कि पीवाईक्यू के बेसिस पर कि ये थीम बहुत बार रिपीट होती है, इस पे हर साल वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम उस पे प्री मेड एक इंट्रोडक्शन पेज और अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लो, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम्हारे पास उसके नोट्स हो। बस तुम वहां जाकर 7 मिनट में 10 मार्कर और 11 मिनट में 15 मार्कर लिख दो। हमें सिर्फ इतना ही कंटेंट चाहिए जिसके बेसिस पर हम 10 मार्कर और 15 मार्कर लिख सकें।
ठीक है? हमें वहाँ पर पीएचडी तो करनी नहीं, ऑलराइट? तो इसीलिए अब देखो, अब लिटरेचर का केस देखते हैं। अब लिटरेचर में क्या हो गया? भक्ति लिटरेचर। फिर क्या पूछा उसने? 2018 में भी उसने पूछा भक्ति मूवमेंट, फिर 2021 में वो वापस लेकर जा रहे हैं भक्ति लिटरेचर। कैसे तुम्हें भक्ति को अप्रोच करना है, कैसे तुम्हें भक्ति मूवमेंट के नोट्स बनाने हैं, कैसे सूफी मूवमेंट के नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ समझो, ठीक है? तो अब ये तुम्हारी एक थीम हो गई, भक्ति और सूफी मूवमेंट। इसके बाद गुप्ता पीरियड पे वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बुद्धिज्म पे, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इन सब पर वो क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये सब बेसिक चीज़ें तुम्हारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएँगी। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें इसके नोट्स बनाकर आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? उसके बाद लिटरेचर से क्या वो जनरली पूछ रहा है कि पर्शियन लिटरेरी सोर्स पूछ ला, फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स पे वो बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, यहाँ पूछा 2018 में चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स का क्या इंपॉर्टेंस था इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? ऐसे ही फिर वो पूछता है रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताओ। बुद्धिज़्म में पाला पीरियड की क्या सिग्निफिकेंस थी वो बताओ। उसके बाद चोला, गुप्ता, ये सब उसकी फेवरेट थीम्स हैं और यही थीम्स तुम्हें एनालाइज करनी है पीवाईक्यूज देखकर। इसी के बेसिस पर यू विल बी एबल टू गेस कि इस बार वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू गेस 50 to 60% ऑफ पेपर। अगर तुमने पीवाईक्यू भी एनालाइज कर लिए ना, तो तुम 50 से 60% पेपर इजीली गेस कर सकते हो और उसके बेसिस पर प्री मेड नोट्स के बेसिस पर बहुत बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हो जीएस में। तुम कोई भी टॉपर को देख लेना, किसी की भी स्ट्रैटेजी देख लेना, सबने सेम चीज़ बोली है कि भाई पीवाईक्यू एनालाइज करो, उसके बेसिस पर नोट्स बनाओ। इतने सारे टॉपर्स नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, देख लो, सबने ऐसे ही थीम वाइज नोट्स बनाए हैं वाया एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, ठीक है? अब देखो, आर्ट एंड कल्चर में नोट्स बनाने का तरीका समझो। नोट्स में हमेशा, चाहे वो तुम ऑप्शनल के बना रहे हो, जीएस के बना रहे हो, एक हमेशा अपने पास रखनी चाहिए इंट्रोडक्शन। किस लिए? क्योंकि हम हमारा हमेशा अपना आंसर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन होती है 2-3 टाइप की इंट्रोडक्शन होती है। एक होती है डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है? एक होती है जिसमें हम डेटा या रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर किसी में हम आयरनी दिखा सकते हैं और एक होती है कॉन्टेक्सचुअल, कि अगर वो चीज़ कोई न्यूज़ में थी, तो हम बता देंगे कि दिस वाज़ इन न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है? अब मान लो तुम्हें नोट्स बनाने हैं भक्ति मूवमेंट पे, तो एक उसकी बढ़िया सी इंट्रोडक्शन अपने पास बना कर रखो। फिर आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़रूरी है टाइम पीरियड। तुम्हें एग्जामिनर को दिखाना है कि तुमने अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़ा है। उधर लिख कर बताओ, 5th बीसी में था, 6th बीसी में था, बुद्धिज्म कब आया, कब बना, ठीक है? पाला पीरियड कौन सा था, कितने बीसी से कितने बीसी तक था, कितने एडी से कितने एडी तक था। तो ये टाइम पीरियड तुम्हें वहाँ पर लिखकर दिखाना है। अगर तुम्हें मॉडर्न में भी बनाने हैं तो भी, कि 1885 से बीच और 1905 के बीच में क्या हुआ, ठीक है? 1905 से 15 के बीच में क्या हुआ? उसके बाद गांधी मूवमेंट स्टार्ट हुई 15 के बाद। तो ये सब पर्टिकुलर ईयर तुम्हें याद होने चाहिए और वो टाइम पीरियड तुम्हें अपने आंसर्स में दिखाना है। उसके बाद कुछ उसके फीचर्स, जैसे मान लो अगर गुप्ता पीरियड है, अब गुप्ता पीरियड तुमने अगर पीवाईक्यू एनालाइज किया, तो तुमने देखा होगा कि उसने पूछा है कि गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स, गुप्ता कॉइनेज पर उसने एक क्वेश्चन पूछा बनाकर, ठीक है? तो तुम अपने नोट्स बनाओ गुप्ता पीरियड के, उसमें फीचर्स कवर करो कि व्हाई इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों बोला जाता था? क्या उसके न्यूमिस्मेटिक आर्ट में ऐसा क्या था? इसके अलावा उसके क्या और फीचर्स थे? ठीक है? ऐसी भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, पाला डायनेस्टी हो गई, पल्लवास, चोलवास, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें पढ़ कर रखो कि जैसे अगर टेम्पल है, ठीक है? तो नगर, द्रविड़, बेसरा, क्या अलग-अलग स्टाइल्स हैं, उन सब के तुम्हें पर्टिकुलर फीचर पता होने चाहिए। फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उन सब के क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कौन किधर से आया, कौन-सा स्टोन यूज़ किया उन्होंने, ये सब चीज़ें तुम्हारे नोट्स में ऐड होनी चाहिए और ये एक पन्ने में तुम नोट्स बना लो। उसके बाद तुम्हारे नोट्स में आने चाहिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स। अब ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स कौन से हैं? मान लो कि तुम बात कर रहे हो टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो तुम्हें उसमें बताना पड़ेगा कि विरूपाक्ष टेम्पल में क्या है, ठीक है? उसके अलावा नगर के एग्ज़ाम्पल अगर बताने हैं तो टेम्पल में की बात कर रहे हो तो उसके एग्ज़ाम्पल लिखो, ठीक है? फिर तुम अगर लिटरेचर की बात कर रहे हो, पर्शियन लिटरेचर की बात करो,
तो उसमें तुम्हें पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, बाबरनामा, अकबरनामा, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ही तुम्हारे जनरल पॉइंट को स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाएंगे। तुम वहाँ आंसर में पॉइंट लिखो, 1, 2, 3 पॉइंट लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल। हर टॉपर यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और इसी बेसिस पर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तुम 3 अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, 5 अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, कैसे टॉपर्स ने किया, ठीक है? तो इसीलिए अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लो और इंटरनलाइज़ कर लो। पॉइंट लिखो, एग्ज़ाम्पल लिखो। चाहे तुम फिर दिव्या मिश्रा की कॉपीज़ देख लो, श्रुति शर्मा की कॉपीज़ देख लो, ठीक है? शुभम कुमार की कॉपीज़ देख लो, सबने यही अप्रोच फॉलो किया एंड दिस अप्रोच इज़ वेरी, वेरी रिवार्डिंग इन यूपीएससी। उसके बाद तुम्हारे नोट्स में आने चाहिए डायग्राम्स। अब अगर तुम स्तूपा की बात कर रहे हो, तो वहाँ आंसर लिखते हुए आंसर लिखो और इधर एक स्तूपा का डायग्राम बनाओ और नीचे लिख दो फिगर, उसको लेबल कर दो। तो स्तूपा के डायग्राम, अब उसने क्या पूछा, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर में तुम ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा दो, ठीक है? फिर मान लो कि ये आ गया नटराज, उसने कुछ पूछा स्कल्पचर वगैरह में, तुमने ये बनाकर दिखा दिया। अब तुम्हें ऐसे डायग्राम नहीं भी हैं तुम्हारे पास, या तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता, तो वहां पर हमेशा मैप बनाकर आना। उसने पूछा चोला पल्लवा पर कोई भी क्वेश्चन पूछा, तुमने ऐसे एक इंडिया का छोटा सा साइड में मैप बना दिया, नीचे फिगर को लेबल कर दिया, ठीक है? उसके बाद उनका रीजन मार्क कर कर दिखा दिया कि ये उनका रीजन था। ककातिया डायनेस्टी पूछा, उसका रीजन मार्क कर कर दिखा दिया। सो इस चीज़ों से ही तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, मैंने ये ट्राई किया है, टेस्ट किया है एंड इसी के बेसिस पर मेरा स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम 80s टू 100s जीएस 1 में। इसके बिना जीएस 1 में स्कोर कर पाना इज़ बहुत, बहुत मुश्किल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद एक कंक्लूजन बनाकर रखो। अब आर्ट एंड कल्चर में कंक्लूजन कैसे होगी? आर्ट एंड कल्चर की कंक्लूजन यूजुअली रहेगी एक, उसको ट्राई एंड लिंक की फ्यूचर और प्रेजेंट उसकी रिलेवेंस क्या है, ठीक है? तो हम बता देंगे कि जैसे मान लो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है ड्यू टू इट आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशंस, ऐसा कर लो, ठीक है? फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर सकते हो कि उनकी वैल्यूज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया, हमारी सोसाइटी को शेप किया, आज भी हमारी सोसाइटी को शेप कर रही है। उस चीज़ की अभी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका लॉन्ग टर्म मेजर इम्पैक्ट है हमारे कल्चर पर, हमारी सोसाइटी पर, ऐसी बढ़िया सी कंक्लूजन लिखना और अपना आंसर खत्म कर देना। अब ये सब चीज़ें तुम्हारे पास प्री मेड होनी चाहिए, ताकि उस कंटेंट को तुम यूज़ करो, कोई भी क्वेश्चन पूछे वो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन पूछे, तुम उसके बेसिस पर अपना आंसर बनाकर लिख दो वहाँ पर, ठीक है? अब मान लो ये क्वेश्चन पूछेगा वो, हाइलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज़ करो, ठीक है? और कमेंट्स में लिखकर बताओ इसका स्ट्रक्चर, कैसे तुम इसको स्ट्रक्चर करोगे। अब ये प्रैक्टिस तुम्हें अपने एंड पर करनी है। पीवाईक्यू की स्ट्रक्चरिंग कर कर रखो। अगर तुम उसको पूरा नहीं भी लिख रहे बैठकर, तब भी तुम्हें स्ट्रक्चरिंग करनी है पीवाईक्यूज़ की, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, ठीक है? तो अब इसमें क्या लिखोगे? पहले गांधार आर्ट के बारे में बताओगे, उसका ओरिजिन किधर हुआ, क्या उसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे और क्या उसका टाइम पीरियड था। ये आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन में। फिर हम उसका कोई ना कोई एक डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। अगर तुम्हें पता भी नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्कल्पचर वगैरह याद नहीं आ रहा, तो ऐसे इंडिया का मैप दिखाकर और इधर ये गांधार अफ़गानिस्तान की तरफ बनाकर दिखा देना कि इधर से उसका ओरिजिन हुआ, फिर वो ऐसे यहाँ पर स्प्रेड होने लग गई। तो ऐसा एक बढ़िया-सा डायग्राम ज़रूर बनाकर रखना। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक सेकंड पार्ट पर जाएँगे, जहाँ हम बताएँगे सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स क्या थे। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पर जाएँगे। और मान लो कि उसने कोई मधुबनी पेंटिंग पे पूछा या और कोई वॉरली पेंटिंग्स पे पूछा, अब तुम उसको प्रेज़ेंट में कैसे लिंक करोगे? बोल दो कि आज भी विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी रिलेवेंस इतनी इम्पोर्टेंट है कि नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज़ पता है ना? उनमें भी इनका यूज़ देखने को मिल रहा है और इनके डिजिटल प्रिंट्स बन रहे हैं फ्रॉम साड़ीज़ एटसेट्रा, क्लोथिंग्स, इनकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है एंड ये एक इंडिया के कल्चर का
सॉफ्ट पावर का सिंबल भी बन चुका है। ऐसे इतनी बढ़िया एक लाइन मारो सीधा कंक्लूजन में कि एग्जामिनर खुश हो जाए कंक्लूजन देखकर भी। ठीक है? तो 3 या 4 नंबर दे रहा था तो 4.5 दे दे। ये आधा-आधा मार्क ही मैटर करेगा वहाँ पर मेंस में। ठीक है? यही सिंपल गेम है मेंस की। पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करो, उसके बेसिस पर थीम वाइज़ नोट्स बनाकर रखो अपने पास। ठीक है? अब ये देखो जैसे ये था पल्लवास के नोट्स बनाए थे मैंने कि दे वर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेंपल आर्क एंड आर्किटेक्चर। ठीक है? फिर उसका किंग का नाम भी और ये लोगों के नाम इम्पोर्टेंट याद रखना, उनसे एसोसिएटेड थे। फिर देख लो उसका टाइम पीरियड आ गया और उसके अलावा कुछ स्पेशल कीवर्ड्स और एग्ज़ाम्पल जैसे ममल्ला ग्रुप हो गया, महेंद्र वर्मन ग्रुप हो गया। अब उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल बना लिए साथ में कि 5 पांडव रथ, अर्जुन्स पेनेंस मामल्लापुरम में। ठीक है? फिर स्ट्रक्चरल फेज़ आया राजसीमा ग्रुप, नंदीवर्मन ग्रुप। अब उसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है? तो ऐसे नोट्स अपने बनाकर रखो फॉर आर्ट एंड कल्चर। समझ गए? अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एड्रेस इट पर्सनली एवरी कमेंट। ठीक है? अब जीएस 1 के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के आंसर कैसे लिखने हैं समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में हम कोई बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस बता देंगे, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे। जो सब पार्ट उसने पूछा है कि अगर पिछले वाले में उसने पूछा था कि ग्रीको बैक्ट्रियन फीचर्स क्या हैं, तो वो ही क्वेश्चन से डायरेक्ट वर्ड उठाओ कि ग्रीको बैक्ट्रियन फीचर्स, उसको बॉक्स करो, उसके बाद नीचे लिखो 1 2 3 4 कर कर और सबके साथ कोशिश करो कि तुम एग्जाम्पल्स ऐड कर दो। ठीक है? फिर डायग्राम ऐड करो और कंक्लूजन बनाओ। समझ गए? अब ये है एक एग्जाम्पल जो मैंने यूज़ किया था। इट इज़ फ्रॉम अ टेस्ट सीरीज दैट आई रोट। ठीक है? उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। तो बता दिया कि इंडिया इज़ अ कंट्री विद रिच कल्चरल पास्ट। अब ये मैंने एक ऐसी लाइन बना रखी थी कि मुझे पता था कि आर्ट एंड कल्चर पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उस इस लाइन को कहीं न कहीं पर फिट तो कर ही दूँगा। इंडिया इज़ अ कंट्री विद रिच कल्चरल पास्ट। ठीक है? फिर अब क्या पूछा था? कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिफ्लेक्शंस। फिर हर पॉइंट बताया, उसके साथ एग्ज़ाम्पल देकर समझाओ। अब इसमें मैंने एक गलती करी जो एग्ज़ामिनर ने पकड़ ली, दैट देयर वाज़ अ स्कोप टू ऐड अ मैप। तो ये मैप बना देना चाहिए था, बट ये मुझे क्लियरली सारे पॉइंट्स आते नहीं थे, तो इसीलिए मैंने ऐसा आंसर लिखा था इसमें। ठीक है? अब देखो, अब इसका कंक्लूजन कैसे किया मैंने? Thus these traditions enhance the music and gives it a special identity. Their popularity is seen worldwide, even in Hollywood. तो उसको लिंक कर कर बता दिया ओवरऑल सिग्निफिकेंस से और प्रेजेंट सिग्निफिकेंस से। ठीक है? अब तुम्हें इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा इन चीज़ों का? समझो इस चीज़ को। इसका कंटेंट एक तुम्हें मिलेगा बेसिक सोर्सेज़ जो हमारे यहाँ लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी हो गई। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ मॉडल आंसर्स। उन मॉडल आंसर्स को पढ़ो, उन मॉडल आंसर से ही तुम्हें रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा। चाहे वो 10 मार्कर हो, 15 मार्कर हो, तुम्हें इतना ही चाहिए। तुम्हें उधर पीएचडी थोड़ी करनी है। कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स थोड़ी करनी है वहाँ बैठकर कि तुम पढ़ रहे हो इन्फ्लेशन की डिटेल्स जाकर कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे तुमने पढ़ लिया, पूरा बजट तुमने पढ़ लिया, बट यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट इन द आंसर्स, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तो तुम्हें अब स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, चीज़ों को समझना है कि कितना हम पढ़ें और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। तो उसका बेसिक कंटेंट तुम मॉडल आंसर से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि मॉडल आंसर यूजुअली पीवाईक्यू के बेसिस पर ही बनाते हैं। और करंट में कोई टॉपिक है, मान लो कि अभी वो चल रहा था नारी शक्ति अधिनियम, ठीक है? या राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो तुम उसके लिए क्या करोगे? या तो तुम कंपाइलेशन ढूँढोगे जाकर, ठीक है? उसकी बजाय व्हाट यू कैन डू इज़ इस सीरीज़ में मॉडल आंसर्स देख लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, हो सकता है इस बार यूपीएससी भी पूछ ले। इन टेस्ट सीरीज़ में कवर किया ही होगा ऐसा क्वेश्चन। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन गुप्ता पीरियड हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है? टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब मॉडल आंसर्स में मिल जाएगा तुम्हें। वहीं से कंटेंट उठाकर पढ़ के अपने नोट्स बना लेना। ठीक है? अब कोई पॉइंट नहीं है कि तुम पूरी बैठ के स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो। ऑलराइट? तो अब इस टाइम को, मेंस के टाइम को बहुत स्मार्टली यूज़ करना होता है, क्योंकि 3 महीने में ऑप्शनल
तुम्हारा जीएस, तुम्हारा एसए सब कवर करना होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद देखते हैं इंडियन सोसाइटी को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएस में। जीएस 1 में यूजुअली हमारा 80 टू 100 या कभी-कभी 110 120 तक भी इससे दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें टॉपिक मान लो कि ये सबसे पहले अपने पास सिलेबस निकाल कर रखना। ऐसे टॉपिक वाइज तुम्हारे पास पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और हर टॉपिक का तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पीवाईक्यूज पूछ रहा है, उसके तुम्हें नोट्स बनाने हैं। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज हैं तो उसके तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। पॉवर्टी के हैं उसके तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब ये देखो और समझो कि उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी एनालिसिस करके दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा उसने? एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। फिर उसने क्या पूछा? डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इज अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब सिलेबस का टॉपिक का नाम ध्यान में रखना, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। फिर आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी। फिर पूछा कि क्या कल्चरल होमोजेनाइजेशन बना रहा है या स्पेसिफिसिटीज अपीयर हो रही हैं। उसके बाद फिर वही वही सिमिलर चीज पूछी। देखो, इसीलिए पीवाईक्यू एनालाइज करना जरूरी है। फिर वो बार बार यही पूछ रहा है कि कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म तो नहीं हो रही ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्या हो रहा है, रिवाइवल तो नहीं हो रहा, कोई स्पेसिफिकिटीज तो नहीं आ रही उसमें। ऐसी चीजें वो पूछ रहे हैं। फिर इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं, देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका एजेड पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बेसिक अब हमें क्या समझ में आया कि वो क्या पूछ सकता है ग्लोबलाइजेशन से। वो ये चीजें पूछेगा। इफेक्ट क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का, कल्चर पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इट विल लीड टू होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, या फिर लोकल कल्चर का रिवाइवल करता है। यही चीजें पूछी है ना उसने, और इन्हीं को ही हम अपने आंसर्स में यूज करेंगे, इन्हीं के बेसिस पर हम अपना आंसर बनाएंगे। उसके बाद क्या वो पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर पर, सेक्शंस में, जैसे कि स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ओल्ड एज एजेड पर, सीनियर सिटीजन्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ऐसे ही पूछ सकता है कि फैमिली, मीडिया, मैरिज, कास्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये देखो, एक और ट्रिक बताता हूँ। अब चाहे वो ये चीज पूछ रहा है या ये चीज पूछ रहा है, तुम्हें इन दोनों चीजों को इंटरलिंक कर कर पॉइंट्स जनरेट करने हैं। इन्हीं से ही तुम्हारी डायमेंशंस खुलेंगी आंसर में। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि सर डायमेंशंस कैसे जनरेट करें आंसर्स में। तो इसी के बेसिस पर तुम्हारी डायमेंशंस जनरेट होंगी। देखो, कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, कल्चर में तुम्हारी फैमिली भी आ जाएगी, तुम्हारा म्यूजिक, फूड, लिटरेचर। ठीक है, एवरीथिंग विल कम अंडर दैट। इसी के बेसिस पर तुम डायमेंशन जनरेट करोगे। अब देखो इसके नोट्स कैसे बनाओगे। नोट्स बनाते हुए इसके ध्यान में रखना, तुम्हारे पास एक होनी चाहिए उसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछता था, मैंने एक सिंपल डेफिनेशन बना कर रखी हुई थी, दैट इट इज डीपनिंग, वाइडनिंग, स्पीडिंग अप ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज। अब मुझे पता है कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं यही डेफिनेशन से अपना आंसर स्टार्ट करूंगी, सोचना भी नहीं है मुझे। उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए, उसके अलावा तुम्हें चाहिए एग्जाम्पल्स, 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 एग्जाम्पल्स। अच्छे एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, वही तुम्हारा डिफरेंशिएटर बनेगा वहां पर। ठीक है, अब हमने क्या समझा था, वो पूछ रहा था कल्चर पे क्या इंपैक्ट होता है, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या फिर रिवाइवल। होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब दोनों चीजों की वजह से, होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब दोनों चीजों के इम्पैक्ट लॉस। 3 2 1 गो। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब दोनों चीजों का इम्पैक्ट पड़ा और फिर जो रिजल्टेंट चीज निकल कर आई, उसे वी ऑल्सो से ग्लोकलाइजेशन। ठीक है, फिर होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन मतलब कि एक ही कल्चर डेवलप हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वही स्प्रेड हो रहा है। फिर रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। अब हाइब्रिडाइजेशन समझो और ग्लोकलाइजेशन समझो, जब दोनों चीजें मिली,
वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन और इंडियन कल्चर। तो क्या बना? अब कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? फूड का एग्जांपल लिख कर दिखाओ। मैकडॉनल्ड ने क्या निकाल दिया? आलू टिक्की बर्गर निकाल दिया। फिर पिज़्ज़ा हट ने निकाल दिया पनीर टिक्का पिज़्ज़ा निकाल दिया। ठीक है? तो वो इंडियन टेस्ट लेकर आ गए, क्यों? इंडियन कल्चर को मैच करने के लिए। ऐसे ही टीवी सीरीज़ देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, सूट्स हो गया, ये सब किसमें आने लग गए? हिंदी में आने लग गए, लोकल लैंग्वेजेज़ में आने लग गए। इसके अलावा मूवीज़, स्पाइडरमैन भोजपुरी में आ रही है, गुजराती में आ रही है, सारी इंडियन लोकल लैंग्वेजेज़ में बन रही है। दिस इज़ लोकलाइज़ेशन या फिर हाइब्रिडाइज़ेशन। न्यू म्यूज़िक के फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, फ्यूजन म्यूज़िक। देखो जैसे दिलजीत दोसांझ और एड शेरिन दोनों मिलकर गाना बना रहे हैं। ऑलराइट, तो वो इंडियन जो म्यूजिक है वो भी और वेस्टर्न म्यूजिक जो है दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन या फिर ग्लोकलाइजेशन। और अब अटायर में देख लो, अटायर में क्या हो गया? इंडो वेस्टर्न, जीन्स प्लस कुर्ता। ट्रेडिशनल कुर्ता धोती की जगह या फिर जीन्स टॉप की जगह जीन्स प्लस कुर्ता। अब यही सारे बनेंगे तुम्हारी वहां पर डायमेंशंस, इसी से ही तुम्हें मिलेंगे वहां पर मार्क्स। ये है स्पेसिफिक एग्जांपल तुम्हें अपने आंसर्स में डालकर दिखाने हैं ऑन इम्पैक्ट ऑन कल्चर में। अब होमोजेनाइजेशन का देखो, होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है? फैमिली पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं लोग। फिर फूड में क्या है? वही फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर, मैकडोनल्डाइजेशन। अब ये हो गया एक कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड्स तुम्हें अपने आंसर्स में डाल कर आने हैं। ठीक है? फिर हमारी शॉपिंग हैबिट्स, उसका पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अमेजोनाइजेशन। उसके अलावा वैल्यू सिस्टम्स देखो, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, इन सब चीज़ों को ग्रोथ मिली है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर फेस्टिवल्स पे देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग हैलोवीन, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं जैसे कि तीज, मकर संक्रांति, उन्हें सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिक में देखो वेस्टर्न म्यूजिक। अब लोग ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद ही नहीं करते, उसकी बजाय दे प्रेफर रॉक, पॉप। वो सुन रहे हैं लिंकिन पार्क। ठीक है? वो सुन रहे हैं वीकेंड। और अटायर में क्या हो रहा है? जीन्स टॉप्स। ट्रेडिशनल अटायर की जगह एवरीवन इज गोइंग फॉर द वेस्टर्न अटायर। ऑलराइट, अब इसके बाद तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा था? रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर क्या हुआ? इंडियन वैल्यूज स्ट्रेंथन हो रही हैं। और स्प्रेड ऑफ योगा, बॉलीवुड फेस्टिवल्स। अब पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे अभी व्हाइट हाउस में भी ऑफिशियली दिवाली सेलिब्रेट की गई थी। तो इंडियन कल्चर इज स्प्रेडिंग और हमारे कल्चर का रिवाइवल भी हो रहा है। अब यही तो क्वेश्चन उसने पूछे, यही क्वेश्चन उसने पूछा कि हम लोकल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं नहीं, होमोजेनाइजेशन हो रही है या नहीं। अब इसी में ही तुम 2 या 3 ये पर्सपेक्टिव खोलकर दिखा दो। साथ में एग्जाम्पल लिख लो। हर किसी के साथ तुम्हारे पास 5-5, 7-7 पॉइंट्स हो जाएँगे, इससे ज़्यादा तुम उधर लिख ही नहीं सकते। तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें तुम्हारे पास इंट्रो आ जाएगी, तुम्हारे पास कंक्लूजन आ जाएगी और तुम्हारे पास अराउंड 15 पॉइंट्स विद वेरी गुड एग्जाम्पल्स आ जाएँगे। उसके अलावा तुम एक कंक्लूजन यूज़ कर लो ग्लोबलाइज़ेशन पे कि अभी ग्लोबलाइज़ेशन में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और मोदी जी ने क्या बोला था? वी वांट अ ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइज़ेशन जो बेसिस पर हो केयर, कंपैशन और कोऑर्डिनेशन के। ठीक है? तो ये हमारे पास इसका कंटेंट हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगी और कीवर्ड और एग्जांपल्स हो जाएँगे। अब देखो इसमें भी डायग्राम ऐड कर सकते हो तुम। अब मान लो हाइब्रिडाइज़ेशन पे आया। हाइब्रिडाइज़ेशन में तुम कैसा डायग्राम बना सकते हो? देखो, ये बना दिया वेस्टर्न कल्चर, ये बना दिया इंडियन कल्चर और दोनों को बीच में इंटरसेक्शन में हाइब्रिडाइज़ेशन हो गया। ठीक है? इधर से आ गया पिज़्ज़ा, इधर से आ गया पनीर टिक्का, नीचे क्या निकल कर आ गया? पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। यही सिंपल चीज़ों को तुम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर कर आना वहाँ, यही तुम्हारा वैल्यू एडिशन कंटेंट बनेगा। कोई तुम्हें क्वालिटी एनरिचमेंट और इन सब चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम टॉपर्स कॉपी देखकर एनालिसिस करो कि कैसे उन्होंने यूज़ की हुई हैं ये चीज़ें। वहाँ 3-3 घंटे की क्लास में तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और ये चीज़ें में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम्हें वो चीज़ अप्लाई करनी नहीं आती, उसका पढ़ने का क्या फ़ायदा? ठीक है? तो इन चीज़ों को समझो, अपने नोट्स बनाओ, उन्हें अप्लाई करो वाया पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ के थ्रू ही आंसर लिखकर प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चरिंग करो उनकी। उसके बाद मॉक टेस्ट लिखो। ठीक है? अब चाहे मेंस 2025 के लिए भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो या आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान में रखना।
अभी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छा टाइम है, तो पूरा जीएस 1, 2, 3, 4 एटलीस्ट 6-7 साल के या 4-5 साल के आंसर लिख के रखो और उससे पहले के ब्रेनस्टॉर्म कर कर रखो। तुम्हें काफ़ी सारे टॉपर्स के ऑलरेडी ऐसा की हुई एक्सरसाइज मिल भी जाएँगी, ठीक है? उन्होंने अपने टॉपर्स ने टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर किए हुए हैं। ऑलराइट, तो इस चीज़ को सीखो और समझो। इसीलिए ही बार-बार बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ और नोट्स बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑलराइट, चलो अब इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, कैसे और डायमेंशंस जनरेट कर सकते हो। अब वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहाँ बैठकर सोचेंगे कि क्या पॉइंट लिखें इसमें। तो अपने लेवल पर नोट्स में एक स्पेशल ट्रिक है ये, जिसे मैं बोल रहा हूँ, एवरीवन नोज़ कि इसे बोलते हैं निमोनिक्स। अब तुम खुद स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म से निमोनिक्स बनाकर रख लो। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी चीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका निमोनिक बनाकर रख लिया क्लाइमेट। अब मुझे वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स रेडीमेड रटे हुए मिल रहे हैं। मुझे सोचना भी नहीं है, बस उधर जाकर ये पॉइंट्स लिखने हैं, इनके आगे एग्ज़ाम्पल लिखना है। क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का? चेंज इन मॉनसून पैटर्न, सी लेवल राइज़, पॉवर्टी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, मास माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज़, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पर, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब उसमें पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल देकर बताओ, कौन-सा साइक्लोन अभी आया? कैसे एल नीनो का इम्पैक्ट हो रहा है? कैसे इंडियन ओशन डाइपोल हुआ? फिर कहाँ-कहाँ पर लैंडस्लाइड हुई? ज्योतिर्मठ में क्या हुआ? क्यों ग्लेशियर लेक्स मेल्ट हो रही हैं? फिर बायोडायवर्सिटी पर बताओ कि कैसे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं? क्यों कोरल की ब्लीचिंग हो रही है? फिर इकोनॉमी और एनर्जी पर। अब एक और चीज़ नोटिस करो, ये तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सब मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स हैं। क्यों? ये तुम्हारी इंटरलिंकिंग दिखाते हैं। तुमने इसमें जीएस 1 का पर्सपेक्टिव भी कवर किया, तुमने उसमें आईआर का पर्सपेक्टिव भी किया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, रिफ्यूजीज़ दिखाकर, तुमने उसमें जीएस 3 एग्रीकल्चर का पर्सपेक्टिव भी दिखा दिया उसको, इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव भी दिखा दिया। तो तुम उसको दिखा रहे हो कि तुम कैसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, और उन्हें वहाँ पर यही चीज़ें चाहिए कि तुम अपनी थिंकिंग कैसे इंटरलिंकिंग कर रहे हो और कैसे अच्छे हाई क्वालिटी आंसर लिख रहे हो विद हाई क्वालिटी पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, तुम्हें बस अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन करके रखना है। अब कोई इंपॉर्टेंट थीम्स एनालाइज कर लो, जैसे नक्सलिज्म हो गया। हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर दूसरे साल नक्सलिज्म का क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, उसका कोई निमोनिक बनाकर रख लो, ठीक है? फिर पार्लियामेंट में क्या इश्यू चल रहा है, उसका निमोनिक बनाकर रख लो, अभी आगे दिखाऊंगा उसके लिए भी। ऑलराइट, तो ये हमारा इससे अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है? अब जीएस 1 हो गया कंप्लीट। दो चीजें हमने जीएस 1 में समझ ली, बाकी को भी सिमिलर लाइंस पर कवर कर लेना अपने आप, ठीक है? ज्योग्राफी हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन्हें भी ऐसे ही कवर अप कर लेना अच्छे से। अब इसमें ना जो करंट वाले टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा लिंकिंग समझ लेना कि कैसे वो करंट से लिंक कर कर क्वेश्चन पूछ रहा है। कि मान लो तुम साइक्लोन्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो कैसे पूछेगा कि व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, या बे ऑफ बंगाल की जगह अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा वो पूछ चुका है। तो वो स्टैटिक और करंट को लिंक भी कर रहा है। तो ये तुम जब पीवाईक्यू एनालाइज करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा, और इसी के बेसिस पर तुम अपने नोट्स में करंट लिंकेजेस करना, ठीक है? समझ गए? चलो, अब लेट्स मूव ऑन टू जीएस 2 वाला। जीएस 2 आई थिंक सबका फेवरेट टॉपिक यही है, पॉलिटी। प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। इतनी बार लक्ष्मीकांत हमने पढ़ ली, बट फिर भी अच्छे आंसर्स क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, कैसे उसके नोट्स बनाकर रखने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझो, तुम पीवाईक्यूज उठाकर देखो, टॉपिक वाइज समझो। अगर तुम्हारा टॉपिक है वहाँ पर सिलेबस में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग प्रिविलेजेस एंड इश्यूज, तो एक एक कीवर्ड समझो कि उस पर वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये टॉपिक है, तो इस पे देखो क्या पूछता है वो, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन में कौन कौन होते हैं, राज्यसभा होती है, राज्यसभा पर उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि वो यूजलेस टायर है या नहीं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर वो बार-बार पूछ रहे हैं कमिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, कभी वो पूछ लेता है पब्लिक अकाउंट कमिटी बताओ, कभी बोल लेता है एथिक्स कमिटी बताओ। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के साथ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? अकाउंटेबिलिटी मेजर्स में।
फिर वो इन्हीं से ही घुमा-फिरा कर पूछता है कि जो हमारे अकाउंटेबिलिटी मेजर्स हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं? उनमें क्या फ्लॉज़ हैं? ऑलराइट? तो ये क्वेश्चंस जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लक्ष्मीकांत से टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, कैसे तुम्हें उधर से कंटेंट निकालना है, जिसके बेसिस पर तुम इन्हें आंसर कर पाओ। द ओनली पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड पीवाईक्यूज आंसर करना। ठीक है? ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे ऐसे नोट्स हो जिसके बेसिस पर जो पीवाईक्यू की थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, यू आर एबल टू आंसर दैट। समझ गए? अब देखो, अब पॉलिटी के केस में हमारे कैसे नोट्स बनेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर तुम वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। स्पीकर का आर्टिकल क्या है, गवर्नर का आर्टिकल क्या है, 73rd 74th अमेंडमेंट क्या है। पंचायती राज पे कोई भी क्वेश्चन आए तुम वहाँ पर अमेंडमेंट लिख कर बताओ। एंटी डिफेक्शन पर क्वेश्चन पूछे तुम लिख कर बताओ 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन आया, क्या उसके फीचर्स हैं। ऑलराइट, फिर 86th अमेंडमेंट से क्या हुआ। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या कर रहा है, वो खुद ही अमेंडमेंट का नंबर दे देता है और बता देता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। ठीक है, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए। अब डिप्टी स्पीकर नहीं है इतने टाइम से, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले कि डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है, या अभी पहली बार काफी टाइम बाद लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं, तो हो सकता है वो पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताओ फॉर लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये सब के तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए। इसके अलावा वैल्यू एडिशन कंटेंट क्या बनेगा। सबसे ज़्यादा पॉलिटी में यूज़ होंगे सुप्रीम कोर्ट केसेस, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि वाया केस लॉज बताओ कहाँ पर इन्वायरमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया है। तुम्हें ये सब केसेस पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट केसेस। बेसिक स्ट्रक्चर आया तो केस वन भारती में क्या बोला, सेपरेशन ऑफ पावर्स आया तो मिनर्वा मिल्स में क्या बोला। ठीक है, फिर सेक्युलरिज्म आया एसआर बोमई जजमेंट में क्या बोला। इसके अलावा जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। फिर आर्टिकल 21, मान लो कि वो क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 21 का स्कोप कैसे बड़ा होता जा रहा है, मान लो ये क्वेश्चन पूछा उसने, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। अब तुम इतना बढ़िया उस पर आंसर बना सकते हो कि उसको प्रिवेसी से लिंक कर सकते हो, उसके साथ तुम लिखना डॉक्टर स्वामी जजमेंट में क्या बोला। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेटेड कैसे एक्सपैंड किया, अभी रंजीत सिंह जजमेंट में बताया ना, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर एमसी मेहता जजमेंट बता दो। ऐसे तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं और उनके साथ वहां पर जजमेंट बतानी है कि क्या कैसे उसने आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपैंड किया। ऑलराइट, उसके बाद तुम्हें पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट कमिटी और उनकी रिकमेंडेशंस, क्योंकि हर आंसर में हम यूजुअली सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड लिखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब वो नहीं भी पूछेगा ना चेंजेस, कोशिश करना कि कंक्लूजन से पहले सॉल्यूशन लिख कर आओ, सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड। उसमें तुम ऐसा हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हो अगर जगह नहीं है तो, वरना ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट्स करके 4 पॉइंट्स में लिख देना। अब उसके बाद पॉइंट लिखा, फिर ब्रैकेट में कमेटी का नाम लिखो कि ये किसने बोला है, ये बोला है सरकारी कमीशन ने बोला है, ये पुंछी कमीशन ने बोला है। फिर एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या बोला। एंटी डिफेक्शन आया तो तुम्हें लॉ कमीशन की रिपोर्ट पता होनी चाहिए। 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट किस चीज पर है, उसने ये बोला। 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये बोला। तुम्हें वहां डिटेल में जाकर ये सारी रिपोर्ट और ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली देखो कि कौन सी रिपोर्ट थी, उसके 4-5 पॉइंट्स निकाल कर रख लो। ये सब चीजें तुम्हें मॉडल आंसर से मिल जाएंगी। 4-5 पॉइंट्स निकाल कर रख लो, वरना गूगल जाकर समरी कर लेना इनकी, तुम्हें इनकी समरी भी मिल जाएगी। 4-5 पॉइंट्स बेसिक निकाल कर रख लो और उन्हें अपने आंसर्स में अच्छे से यूज कर दिखाओ। वहां बताओ एग्जामिनर को कि तुम पूरा पॉलिटी पढ़ कर आए हो, तुम्हें लॉ कमीशन की रिपोर्ट का नंबर तक याद है। ठीक है, तुम्हें पता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तुमने बस वहां पर लिखना है कि उसकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी ये बोला। फिर वाइस प्रेसिडेंट 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर ने क्या बोला। कोई भी पार्लियामेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस आए, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर की बात हो, एंटी डिफेक्शन की बात हो, हर किसी में मैं तो यही ऐड कर देता था एज पर वाइस प्रेसिडेंट 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर। ठीक है, उसको ऐड कर कर बढ़िया से पॉइंट्स लिख दिए अपने,
या आपने 2-3 पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा कि उसने भी ये बोला है, फिर नीति आयोग ने ये बोला है। तो यही सब चीज़ों से तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे और यही वैल्यू एडिशन बनकर आएगा तुम्हारे पास। ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें एग्ज़ाम्पल्स। चाहे वो पीएसआईआर हो, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो या जीएस हो, इसमें भी तुम्हें एग्ज़ाम्पल डालकर दिखाने हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कैग पर, तो बताओ ना कैग की रिपोर्ट, कभी कैग की रिपोर्ट का क्या यूज़ हुआ? 2G पर कैग की रिपोर्ट से कोई इम्पैक्ट पड़ा? क्या इम्पैक्ट पड़ा? फिर कमिटीज़ ने कौन से इम्पोर्टेंट बिल्स एनालाइज़ किए? ठीक है? क्वेश्चन आर या 0 आर पर आया तो बताओ कि कैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जैसे कि अभी नीट पेपर लीक का हो गया, फार्म लॉस का हो गया, वो डिस्कस हुए, उनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या थी? तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ामिनर को ये दिखाएँगे कि तुम्हें करंट की नॉलेज भी है। यही चीज़ बनेगी इंटरलिंकिंग, यही चीज़ बनेगा वैल्यू एडिशन। और ये सब इकट्ठा करना इज़ वेरी सिंपल। मॉडल आंसर से भी मिल जाएगा, न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा और कंपाइलेशन से भी तुम सिलेक्टिवली उठा सकते हो। इसके अलावा डायग्राम्स, यस पॉलिटी में भी देयर इज़ अ स्कोप टू ऐड डायग्राम्स, अभी दिखाता हूँ कैसे ऐड करने हैं, ठीक है? फिर सॉल्यूशन बता दिया और कीवर्ड्स, हर पेपर के स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो तुम्हारे आंसर्स में दिखने ही चाहिए, ठीक है? पॉलिटी के केस में क्या-क्या हो सकते हैं? पंचायती राज पे पूछा तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ग्रास विदाउट रूट्स। तो ये सब कीवर्ड्स वहाँ लिखो, इन्हें अंडरलाइन करो और दिखाओ एग्जामिनर को कि तुम्हें इस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। ऑलराइट, अब देखो इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला था कि तुम निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। अब मान लो पार्लियामेंट पे कोई भी क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट में क्या इश्यूज़ चल रहा है, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, यू कैन यूज़ इट पार्लियामेंट। मुझे वहाँ पॉइंट सोचने की भी ज़रूरत नहीं, इतने बढ़िया पॉइंट्स मैं लिखूँगा विद एग्ज़ाम्पल। क्या? पार्लियामेंट वुमेन, क्या करने की ज़रूरत है? प्रेज़ेंस ऑफ पीएम ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो हेड जैसे ब्रिटेन में होता है। फिर क्रिमिनलाइज़ेशन चेक करो, रोस्टर सिस्टम लेकर आओ क्योंकि अटेंडेंस का इश्यू रहता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट बोथ प्री एज़ वेल एज़ पोस्ट। फिर पीएससीज़ कमिटीज़ का टेन्योर बढ़ाओ, एंटी डिफेक्शन एंड व्हिप सिस्टम को रिव्यू करो। फिर मैनेजिंग ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसके रोल पे बात चल रही है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन हैव ऑपोजिशन डू डेज़ जैसे ब्रिटेन में होते हैं। फिर एनफोर्सिएबल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, न्यू एंट्रेंट को अपॉर्चुनिटी दो, ट्राइब्यूनल्स बनाओ, फास्ट ट्रैक रिवोल्यूशन ऑफ केसेस अगेंस्ट एमपीज़ एंड एमएलएस। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन का कौन-सा अमेंडमेंट है? टेल मी इन द कमेंट्स। इस पर देयर इज़ वेरी हाई चांस कि इस बार 2024 में इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो ये निमोनिक याद कर लो। अब कोई भी वो क्वेश्चन पूछे पार्लियामेंट रिफॉर्म से रिलेटेड कि क्या चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं, इसी के उल्टा कर लोगे तो हमारे इश्यूज़ बन जाएँगे और ये हो गए हमारे रिफॉर्म्स। अब ये था वाइस प्रेज़िडेंट का 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर, जो मैं उसमें यूज़ करता था सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड में। ठीक है? आप समझ गए? अब देखो इसके नोट्स कैसे बनाने थे। एंटी डिफेक्शन का बना लिया, पढ़ लिया कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या बोला है कि पेन शेड्यूल अमेंड करो, बैन ऑल काइंड ऑफ डिफेक्शन। फिर कमिटी आ गई है, दिनेश गोस्वामी कमिटी, 178th लॉ कमीशन। इसके अलावा देखो पेन शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आ गया। फिर जजमेंट आ गई, क्योतो होलोहान जजमेंट। ऑलराइट, फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल और केस दिखाओ उसको कि मणिपुर के स्पीकर के केस में क्या हुआ कि ही केप्ट द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग सिंस 2017। तो वहाँ पॉइंट लिखो और वहाँ ऐसा एग्जाम्पल लिखकर उसको बताओ कि तुम्हें पता है डिटेल में कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या इशू चल रहा है। तो ये जजमेंट्स आ गई हमारी। उसके बाद मान लो पंचायती राज, अब पंचायती राज के मेरे बस इतने से नोट्स थे, कोई भी वो क्वेश्चन पूछता था इसी नोट्स के बेसिस पर मैं ऐड कर सकता था, अच्छा आंसर लिख सकता था। हरियाणा में राइट टू रिकॉल था, ग्रास विदाउट रूट्स, ये देखो कीवर्ड्स आ गए, सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मणिशंकर अय्यर कमेटी ने क्या बोला, इट हैज लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन। और वे फॉरवर्ड में मैं हमेशा ये ऐड कर देता था कि जैसे केरला ने बिग बैंग स्ट्रैटेजी फॉलो की है, इट हैज ट्रांसफर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, हमें भी वही चीज़ करने की ज़रूरत है। फिर कंक्लूजन से पहले वी शुड गो फॉर नेशनल कमीशन फॉर पंचायत, कौन सी कमीशन ने बोला है ये?
ऑलराइट, अब तुम्हें करंट लिंक करना है और दिखाना है, तो तुम आरबीआई की ना अभी एक रिपोर्ट आई थी पंचायत पर, तो उसमें कुछ डेटा दिया हुआ था दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स, तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि जैसे कि 1% से भी कम उनका रेवेन्यू फ्रॉम ओन सोर्सेज है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे नोट्स बनेंगे फॉर पॉलिटी। तो उसमें तुम ये सारे डायग्राम बना कर दिखाना। तुम टॉपर्स कॉपी देखो, श्रुति शर्मा की कॉपी देखो, दिव्या मिश्रा की कॉपी देखो, जाके एनालाइज करो, देखो। मैं भी पहले ये डायग्राम नहीं बनाता था, आई स्टार्टेड इट आफ्टर 2020 में। ठीक है, अब उसने कमिटी के क्वेश्चन आया कि कमिटी की एफिशिएंसी क्या है, एफिकेसी क्या है, दे आर नॉट एबल टू वर्क, तो तुमने ये बनाकर दिखा दिया कि देख लो इतने परसेंट बिल्स वर रेफर टू द कमिटीज। इसके अलावा क्वेश्चन आर बता दिया कब चला, कितना चला, और एमपीज विद क्रिमिनलाइजेशन हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहता है। ठीक है, तो तुमने या इशू में ये बता दिया कि क्रिमिनलाइजेशन कितना था पहले, 34%, 43%, हाँ 18th लोकसभा में कितना है, टेल मी, कम हुआ या बढ़ गया? आई थिंक इट्स अराउंड 46%, वेरीफाई कर लेना। तुम्हें ऐसे इसके डायग्राम बनाने हैं ना, तो पीआरएस एक वेबसाइट है, पीआरएस की साइट की रिपोर्ट से यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड डेटा उसमें परफॉर्मेंस ऑफ लोकसभा पर। ठीक है, तो वो 2 पेज का पढ़ लेना और उससे ऐसे डायग्राम्स फेच कर लेना, क्योंकि इस पे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, और ये डायग्राम ही डिफरेंशिएटर बनते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे लिखा, क्या पूछा उसने, फाइनेंस कमीशन plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by 15th Finance Commission. पहले बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कि क्या है उसका पर्पस, क्या है, बैलेंसिंग बिल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। अब ये लाइन मैंने कहाँ से ली, ये लाइन तो मैंने सीधा उठाई थी लक्ष्मीकांत से। ऐसे ही तुम्हें बुक पढ़नी है और ऐसे ही उनको यूज करना है अपने आंसर में। फिर क्रूशियल रोल बता दिया और ये देखो डायग्राम बनाकर दिखा दिया। अब ये डायग्राम मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि मैंने दिव्या मिश्रा की कॉपी देखी थी, दिव्या मिश्रा ने ऐसा सिमिलर डायग्राम बनाया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही तुम प्रॉपर कॉपी एनालाइज करो, पीवाईक्यू एनालाइज करो, उन्हें नोट्स में ऐड ऑन करो, फिर उन्हें जाकर सीधा आंसर्स में उतारो। अब इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, सो नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बहुत ही बढ़िया आंसर लिखोगे, तुम खुद देखकर हैरान हो जाओगे पुराने आंसर्स और नए आंसर्स की कितना ज्यादा डिफरेंस आया है दोनों में। ठीक है, अब दिस इज फ्रॉम दिव्या मिश्रा की कॉपी। देखो कैसे उन्होंने गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव ग्रोथ पर आया था, तो उन्होंने इनइक्वालिटी दिखा दी, इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितना हमारा चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और अब कितना हो गया। तो ऐसा सिंपल सा डायग्राम बनाकर रख लो, क्योंकि देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर। अब देखो उसकी इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट अनइक्वल कंट्री। तो ये हो गई हमारी डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब यही सब चीज़ें तुम्हें एनालाइज करनी है, सीखनी है और इन्हें अपने नोट्स में डालना है, और नोट्स के बाद उन्हें अपने आंसर्स में उतार कर कन्वर्ट करना है। राइट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बस एक बार इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लो। ऑलराइट, अब एक और मैं तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ जीएस 2 में, गवर्नेंस वाले पार्ट को। गवर्नेंस वाला पार्ट कैसे कवर करना है, उसके कैसे नोट्स बनाने हैं। गवर्नेंस के केस में भी वही करो, पीवाईक्यूज उठाओ, टॉपिक वाइज देखो। अब ये देखो टॉपिक में क्या है, कीवर्ड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। तो इन सब चीज की तुम्हें सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या है। मैं तुम्हें नींद में भी उठाकर पूछूं कि सिटीजन चार्टर क्या है, तो तुम मुझे उसकी डेफिनेशन सुनाओ। इट इज अ डॉक्यूमेंट, क्या करता है वो डॉक्यूमेंट। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन से मेजर्स हैं, इन चीज को समझो। फिर देखो उसने क्या उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे हैं। देखो क्या पूछा, 2013 में उसने पूछा सिटीजन चार्टर बनाए जाते हैं बट उसके साथ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, क्या इश्यूज हैं और कैसे उसको ठीक करना है। अब 2018 में क्या पूछा, इट इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, बट क्या उसकी लिमिटेशंस हैं और मेजर्स बताओ कैसे इंप्रूव करना। तो वही क्वेश्चन उसने घुमा फिरा कर पूछ लिया। अब ऐसे ही ई गवर्नेंस उसका फेवरेट टॉपिक है, हर दूसरे तीसरे साल वो ई गवर्नेंस पर आईसीटी पर क्वेश्चन लेकर आ जाता है। ठीक है, तो इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तुम्हें वही इंट्रोडक्शन रखनी है, उस चीज की सिग्निफिकेंस बताओ, सिटीजन चार्टर की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसके बाद
उसके रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। आरटीआई है तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, सिटीजन चार्टर के क्या चैलेंजेस हैं, ई गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद उसमें डायग्राम्स ऐड ऑन करो। और गवर्नेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेकंड एआरसी। तुम्हारा आंसर सेकंड एआरसी के बिना इनकम्प्लीट है गवर्नेंस का। ठीक है, इस चीज को समझ लो, इस चीज को इंटरनलाइज कर लो। योर आंसर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट सेकंड एआरसी। अब तुम्हें सेकंड एआरसी ना स्मार्टली यूज करने की जरूरत है। तुम्हें पूरी रिपोर्ट पढ़कर रटने की जरूरत नहीं है, खाली समरी ले लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, दो तीन रिपोर्ट्स का नाम याद कर लो, कुछ ही रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है रिपोर्ट आरटीआई, फिर ई गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड वाली, फिर रिफर्बिशिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्केलिंग न्यू हाइट। तो ऐसे तीन चार रिपोर्ट और उनका रिपोर्ट नंबर क्या है। फर्स्ट रिपोर्ट ने बोला ये, सेकंड रिपोर्ट ने बोला ये, 10th रिपोर्ट ने बोला क्या, 12th रिपोर्ट ने किस चीज़ की बात की। इसने मान लो बात की ई गवर्नेंस की, इसने बात करी आरटीआई की। तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट रिपोर्ट ने आरटीआई की बात करी है, तो मैं उसे डायरेक्टली लिख दूंगा। तो तुम क्या करो, सॉल्यूशंस की जहां बात होगी दो तीन पॉइंट लिख दो और ब्रैकेट में सीधा पॉइंट के बाद डालकर लिख दो एज पर सेकंड एआरसी 10th रिपोर्ट, एज पर सेकंड एआरसी फर्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, तुम्हें डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही जनरल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, तो इन्हीं सॉल्यूशंस को तुम्हें अपने आंसर्स में डालना है, अपने जनरल पॉइंट्स लिखने हैं और उसके आगे सीधा लिख दो सेकंड एआरसी। फिर तुम्हें चाहिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कौन से, मान लो सोशल ऑडिट पे क्वेश्चन आया, तो तुम्हें पता होना चाहिए सोशल ऑडिट की सक्सेस। जैसे इसने सोशल ऑडिट किया था बिहार में, ठीक है, सो दे फाउंड कि वहां पर एक वो था, ओल्ड एज होम था या चाइल्ड केयर होम था, देयर वुमेन वर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज। तो ये सोशल ऑडिट से पता चला। इसके बाद सोशल ऑडिट कौन कौन सी लेजिस्लेशन में है, मेघालय अपना सोशल ऑडिट लॉ लेकर आया, मनरेगा में प्रोविजन है फॉर सोशल ऑडिट्स, पीआरआईज क्या कहते हैं सोशल ऑडिट के लिए। फिर आरटीआई की सक्सेस के एग्जांपल्स बताओ, 2G केस में क्या सक्सेस रही, कॉमनवेल्थ स्कैम में क्या सक्सेस रही इसकी, ठीक है, आदर्श हाउसिंग के केस में क्या पता चला आरटीआई के थ्रू। तो ये सब वहां पर तुम्हें एग्जांपल्स पढ़कर बताने हैं। ऑलराइट, तो ऐसे तुम अपने नोट्स बनाओ इस चीज के। ठीक है, तुम हाईलाइट कर कर देखो, एनालाइज कर कर समझो कि जैसे एनजीओस पर वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। जैसे जीस हर साल उसका फेवरेट टॉपिक है, उस पर क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, अब जैसे देखो ये बनाए सिटीजन चार्टर के, तो मेरे पास आ गई इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बेस्ड। मैं हमेशा इसी से स्टार्ट करूंगा। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस कमिटमेंट ऑफ पब्लिक बॉडी टुवर्ड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम along with grievance redressal mechanism। सिग्निफिकेंस आ गई उसकी, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या उसके फीचर्स हैं। फिर चैलेंजेस, पुअर डिजाइन एंड कंटेंट, वेग टारगेट्स, लैक ऑफ कंसल्टेशन, लैक ऑफ रिव्यू एंड अपडेट। अब उसके बाद जब भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो मैं लिखूंगा अपने पॉइंट्स और ब्रैकेट में सेकेंड एआरसी की 12th रिपोर्ट। ये देखो रिपोर्ट का नंबर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसने ये पॉइंट्स दिए हैं बस, तो मुझे सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट्स को बस इतना ही याद रखना है, इतने सही पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो उसने क्या बोला कि उसके अलावा क्या करो, सर्वोत्तम मॉडल लेकर आओ, मेक सिटीजन चार्टर मोर इफेक्टिव फॉर इंटरेक्टिंग विद सिटीजन्स। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। अब तुम इंट्रोडक्शन इससे भी यूज कर सकते हो कि पहले डेफिनेशन बता दी, फिर एज पर सेकेंड एआरसी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। ठीक है, सॉल्यूशंस देख लो क्या बताए, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, वाइडर कंसल्टेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आ गए और हमें क्या करने की जरूरत है, सर्वोत्तम मॉडल। ठीक है, अब आरटीआई, आरटीआई पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मैं तो हमेशा इसी से ही स्टार्ट करता था। और ये लाइन मुझे कहाँ से मिली, ये वैसे सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट नहीं दी थी, उसी रिपोर्ट को इसी लाइन से स्टार्ट कर रहा था सेकेंड एआरसी ने। That RTI is a path-breaking legislation as it signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency। देखो ये कितना बढ़िया जुमला है, कितनी बड़ी लाइन है। Signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency। तो अपना आंसर इससे स्टार्ट करो। फिर आरटीआई के केस में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता होने चाहिए, जैसे सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 4 किसकी बात करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, चैलेंजेस बना लेना, उसके इश्यूज क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, पर्पस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद एक
कंक्लूजन। तो ऐसे एक पेज के तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। सिटीजन चार्टर, आरटीआई, सोशल ऑडिट, सारे ऐसे ही बन जाएंगे। ई गवर्नेंस। ऑलराइट, अब इसके बाद यू विल हैव टू यूज सम डायग्राम्स अपने आंसर्स में। कौन से डायग्राम्स यूज कर सकते हो? ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो, बेसिक हब एंड स्पोक टाइप, या फिर ऐसे कि सिटीजन एम्पावरमेंट हुआ, उसकी नीड थी, और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कैसे आ रही है। जैसे पूछा ना इसमें, नीड फॉर सोशल ऑडिट या सिटीजन चार्टर, तो यहाँ लिख दिया नीड, क्या हुआ, सिटीजन एम्पावरमेंट हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अब उसके सब पॉइंट्स लिख दिए कुछ। ऑलराइट, तो ऐसे बेसिक डायग्राम्स ऐड करो अपने आंसर्स में। फिर अब देखते हैं कि उसका नोट्स को हम प्रैक्टिकली यूज कर कर कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या क्वेश्चन था, एनजीओस पे। Even though NGOs are an integral part of nation's developmental ethos, the state has legitimate interests, legal authority, and constitutional duties to curb the activities of those NGOs जो नेशनल डेवलपमेंट को हार्म कर रहे हैं। ये मेरा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, तो मैंने उसकी इंट्रोडक्शन एनजीओ की बना के रखी हुई थी। क्या? उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि 15 मार्कर था और मेरे पास इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए भी नहीं था, तो मैंने स्मार्टली ऐसे ये डायग्राम बनाकर जगह भरने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, कि क्या उनका नेशन डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे और क्या वो करेंगे। क्या है? एजुकेट करते हैं, वेलफेयर, एजिटेट, वॉच। अब इसकी भी एक मैंने निमोनिक बनाया हुआ था, उसका निमोनिक पता क्या था? सेवा माँ। ऐसा निमोनिक बनाया हुआ था कि एनजीओ सेवा में हाजिर है। ठीक है, तो उसका क्या था? तो एजुकेट करते हैं, वॉच डॉग, एजिटेट, सोशल इश्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा कुछ निमोनिक मैंने बनाया। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिख दिए पर्टिकुलर कि कहाँ उन्होंने क्या किया। नालसा, पीयूसीएल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इससे तुम एग्जामिनर को दिखा रहे हो दैट यू नो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इट। उसके बाद देखो ऐसा डेटा डालकर दिखाना। एनजीओ के केस में ये वाला डेटा और रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एनजीओ पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये इशू बताना है उसमें कि आईबी की रिपोर्ट में बोला है इट हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ इंडियन जीडीपी बाय 5 से 7%। जैसे ग्रीन पीस क्या कर रहा था, देवर ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी उसको हैम्पर कर रहा था। तो इसमें वेस्ट का एजेंडा था। इस सेड बाय आईबी की रिपोर्ट में ये बोला गया है। ठीक है, जब भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, कोल प्लांट्स बन रहे हैं, तो हमेशा ऐसे एनजीओ आकर उधर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को हैम्पर कर रहे हैं। ये बोला था आईबी की रिपोर्ट ने। अब ये तुम इशू बता दो और लिख दो एज पर आईबी रिपोर्ट। सिंपल। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओस बैन भी किए थे। फिर उसके बाद इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलेंटरी सेक्टर 2017। उसमें क्या बोला? एडवोकेट्स एजुकेटिंग ऑर्गेनाइज एंड एम्पावरिंग एनजीओ। तो सिविल सोसाइटी एनजीओ पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा ऐड कर कर आना, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलेंटरी सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा एक बढ़िया आंसर बन जाएगा, और जिसमें तुम इफ यू आर एबल टू स्कोर 50% मार्क्स, 15 में से 7.5, सो दैट इज एन एक्सीलेंट स्कोर। 250 में से 125, 125 अगर तुम्हारा आ रहा है 250 में से, तो यू कैन इजिली बी अ टॉप स्कोरर। ऐसा ही स्कोर मिलता है वहां पर, यही टॉपर्स का स्कोर रहता है। ठीक है, समझ गए? ये रहेगी हमारी बेसिक जीएस 2 की अप्रोच। अब यही तुम अप्रोच आके फॉलो कर लेना फॉर सोशल जस्टिस वाला पार्ट और हमारा आईआर वाला पार्ट। ठीक है, आईआर के काफ़ी सिंपल चीज़ें रहती हैं, उसमें तुम इंट्रोडक्शन कैसी बनाकर रखोगे, कंट्री वाइज और ऑर्गेनाइजेशन वाइज बना लेना। जैसे एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो उसमें कौन मेंबर्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। कंट्री वाइज इंडिया पाकिस्तान आया, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, तो एक डेफिनेशन बना लो और उस डेफिनेशन से स्टार्ट करो कि वी हैव हमारे सोशो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल टाइज। नेपाल के केस में क्या है? रोटी बेटी का रिश्ता। ऐसी बढ़िया बढ़िया लाइंस। फिर इंडिया जापान रिलेशंस आया तो इट इज गोइंग थ्रू चेरी ब्लॉसम फेज। इंडिया यूएस आया, फ्रॉम स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू एंगेज डेमोक्रेसीज। तो ये सब चीज़ें तुम उधर अपने आंसर में डालकर दिखाना, यही तुम्हारी वहाँ इंट्रोडक्शन बन जाएगी। उसके बाद एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या क्या चल रहे हैं, और एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, और एक कंक्लूजन। ये तुम्हारे ऐसे सिंपल एक एक पेज के आईआर के नोट्स बन जाएंगे।
ठीक है? तो यही तुम्हारा उधर बेसिक रहेगा। ऑलराइट, अब लेट अस मूव टू GS3 वाला पार्ट। अब GS3 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी डेटा की। बच्चे क्या करते हैं, पूरा बजट पढ़ लिया, पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया मैंने, सब पढ़ लिया, बट मुझे पता ही नहीं उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। एग्ज़ामिनर को दिखाना कैसे है कि भाई तुम पढ़ कर आए हो। तो तुम्हें वहाँ पर इन सब डेटा को अपने आंसर्स में ऐड करना है। एक टॉपर थे, रवि आनंद, 2017 या 2018 में ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन GS3। तो मैंने भी उन्हीं की अप्रोच फॉलो की थी और तब से मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने स्टार्ट हुए। अब GS3 में क्या इशू है कि बच्चे मिस कर देते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट। चाहे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, तो भी तुम्हें कंक्लूजन से पहले एक सॉल्यूशन देना ही है। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन बट टू गिव द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड एक देना ही है। और तुम्हें अपने आंसर्स में डायग्राम्स बनाने हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक का है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, अभी आगे दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। इन सब में तुम डायग्राम बनाकर ही आओगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये अपने नोट्स में ऐड करो। इसके अलावा यूल हैव टू यूज डेटा, एग्री सेंसस का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा। फिर RBI रिपोर्ट यूज कर सकते हो, नीति रिपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब GS3 में देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है PYQs की। अब ये क्या है, टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग क्या गलती करते हो कि तुम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को मिक्स कर कर पढ़ते हो, बट एग्रीकल्चर को अलग से पढ़ना। एग्रीकल्चर से हर साल इंडिविजुअली 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 50 मार्क्स के, ठीक है, 10 मार्क के दो और 15 के दो, 50 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसे तुम अपने नोट्स के बेसिस पर आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा उसने, क्या टॉपिक था हमारा, सिलेबस। सिलेबस देखो, सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर PYQs पर जाओ, देखो क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिलेबस के मैपिंग करो, फिर नोट्स बनाओ, फिर आंसर लिखो। यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना, यही प्रोसेस, सिलेबस, PYQs, मैपिंग, नोट्स, आंसर, ठीक है। इस अप्रोच को याद रखो। अब टॉपिक क्या है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। PDS के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस और रिवैम्पिंग। अब देखो, और उसके बाद क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसके क्या इश्यूज हैं और क्या क्या डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कोप और सिग्निफिकेंस। अब क्या क्वेश्चन पूछा उसने 2022 या 23 में, ये देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और यही सिमिलर क्वेश्चन उसने 2 साल पहले पूछा, 2020 में घुमाकर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसीलिए PYQ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन पता है, तो तुम ये वाला क्वेश्चन आंसर कर सकते हो या नहीं। इफ यू नो दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वही सेम कंटेंट, बस तुम्हें वो सब हेडिंग वहां पर चेंज करनी, ठीक है। वही कंटेंट, वही इंट्रोडक्शन, वही सब कुछ। इसी के बेसिस पर यू विल बी एबल टू राइट एन एक्सीलेंट आंसर। वहां सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें सीधा जाओगे और आंसर लिख कर आओगे, ठीक है। तो ऐसे PYQ एनालिसिस करो। देखते हैं इसके नोट्स कैसे बनाएंगे हम। इसके नोट्स बनाने के लिए याद रखना, तुम्हें चाहिए होगी इंट्रोडक्शन, डेटा जैसे अभी बताया, बजट, रिपोर्ट, सर्वे, फिर क्या चैलेंजेस हैं, जैसे वो पूछ रहा था ना, PDS या फूड प्रोसेसिंग के क्या चैलेंजेस हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसका सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड, जो कि तुम्हें बोला है कि तुम्हें ऐड करना ही करना है। फिर कुछ कमिटीज आएंगी कि नीति की रिपोर्ट ने ये बोला, अशोक दलवाई कमेटी ने ये बोला, शांता कुमार पैनल ये कहकर गई। तो इन सब को, कमिटीज को तुम्हें अपने आंसर्स में ऐड करना है वहां पर। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स डिस्कस करेंगे और कीवर्ड्स, ऐसे बनेंगे तुम्हारे नोट्स। मान लो ये हो गया हमारा PDS वाला टॉपिक। तो PDS पर हमने बनाकर दिखा दिया, समझ लिया कि PDS का क्या पर्पस है, फूड मैनेजमेंट क्या क्या करता है, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, ठीक है। ऑल टास्क आर कैरिड आउट बाय FCI। तो ये हमारा बन गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें इश्यूज क्या चल रहे हैं, ये हो गए हमारे इश्यूज, ठीक है। या फिर ये देखो, टेबुलर फॉर्मेट में समझो कि इश्यूज क्या हैं और उसके आगे सॉल्यूशंस क्या हैं। वो यूजुअली यही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्या इश्यूज हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही रखनी है।
सॉल्यूशंस क्या है? ओपन एंडेड है, बफर स्टॉक के अबव चला जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में लीकेजेस हैं, डाइवर्जन है 46%। किसने बोला है? मैंने नहीं बोला, ये बोला है शांता कुमार पैनल ने। तो एग्जामिनर को पता हो कि तुम्हें कंटेंट है, तुम्हें नॉलेज है, बस इतना सिंपल सा ही याद करना है। उसकी डिटेल में नहीं जाकर पढ़ना कि शांता कुमार पे पीएचडी कर दें, कौन था, क्या किया, क्या नहीं किया। बस एज पर शांता कुमार पैनल ये बोला उसने। फिर स्टोरेज में क्या इश्यूज है? इतनी से भी कम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर वेरी हाई। डिस्ट्रीब्यूशन में फूड सब्सिडी बिल। अब ये फूड सब्सिडी बिल पे तुम्हें डेटा कहाँ से मिलेगा? ये डेटा मिलेगा तुम्हें बजट से। बताओ कि पिछले साल 2023-24 में कितना था फूड सब्सिडी बिल, उससे पहले कितना था, तो कम हुआ या बढ़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ? ठीक है। और फिर डब्ल्यूटीओ वाला आ गया कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज में आ जाता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? क्लोज एंडेड प्रोक्योरमेंट, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन कर दो, जीपीएस ट्रैकिंग कर दो। फिर नीति आयोग ने क्या बोला? जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसको बढ़ा दो, क्योंकि वो 2013 से चेंज नहीं हुआ। एनएफएसए में रिफॉर्म्स लेकर आओ। फिर इसके अलावा कुछ यही चीज़ें बताई। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे को भी ऐसे हमने वहाँ पर यूज़ किया। तुम्हें वहाँ कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, अब ये ट्रिक होती है, देखो कुछ पॉइंट्स के साथ ना तुम वहाँ लिख सकते हो कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे। सो दिस इज अ स्मार्ट ब्लफ। तुम वहाँ खेल सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, बट वो फिर कोशिश करना कि वो थोड़ा जनरल पॉइंट हो या पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे का कीवर्ड हो उसमें कोई। ठीक है, जैसे लो इक्विलिब्रियम, ट्रैप्स एंड मेटा प्रेफरेंस, वो इकोनॉमिक सर्वे के कीवर्ड्स हो गए। इसके अलावा ये जनरल पॉइंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल सकता है, तो तुम आगे लिख दो एज पर इकोनॉमिक सर्वे। बहुत ही फैक्चुअल चीज में ऐसा ब्लफ मत करना, क्योंकि वहां पकड़ सकता है एग्जामिनर। फिर अब देखो, शांता कुमार ने क्या बोला पीडीएस रिफॉर्म्स में। अब वही रिफॉर्म्स में मैं 2-3 के आगे लिख दूंगा एज पर शांता कुमार पैनल, एज पर नीति, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। पर्टिकुलर डेटा भी आ गया, रिपोर्ट कमेटी भी आ गई। सिंपल। ऐसा हमारे नोट्स बना लो। अब ये देखो, ये फूड सब्सिडी वाला डायग्राम, जब भी वो इशू पूछे बनाकर दिखाओ डायग्राम। 2019 में कितना बिल था, अभी कितना बिल है, 2 लाख करोड़ है, 2.5 लाख करोड़ था, 5 लाख करोड़ था। इतना यहाँ पर क्यों बढ़ा था? क्योंकि उस टाइम पर कोविड आया था। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल सिंपल एक पेज का तुम्हारा नोट्स पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें एमएसपी, पीडीएस, फूड प्रोसेसिंग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग पे आएगा तो उसकी एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन बना कर रख लो। क्या? फूड प्रोसेसिंग इज अ सनराइज सेक्टर, उसका इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, ऐसा रेडीमेड सिंपल इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो भी उसने कहानी पूछी हुई है कि क्या इश्यूज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, वो हमने डेटा और कमेटी के नाम के साथ लिखकर बता दिए। फिर उसे कंक्लूड कर दिया। ठीक है, समझ गए? अब देखो, डायग्राम बता दिया कैसे यूज करने हैं। अब देखो, फूड प्रोसेसिंग में उसने पूछा है नहीं पूछा, तुम्हें ये डायग्राम बनाकर दिखाना है वहां पर। इंट्रोडक्शन के बाद ही बता दो ये डायग्राम। क्या है फायदा? इधर से मिल्क, यहाँ पर क्या था, लो कॉस्ट थी, यहाँ पर हाई वैल्यू मिलती है उन्हें, क्योंकि वो मिल्क को कन्वर्ट कर सकते हैं योगर्ट, चीज में, दही में बेच सकते हैं। फिर इधर से आलू डाला, इधर से क्या निकला? सोना। ऐसे ही फ्रूट्स, फ्रूट्स को जैम्स, कैंडीज बनाकर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ जाता है फार्मर्स के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो ऐसा सिंपल सा डायग्राम बनाकर दिखा दिया। फिर माइक्रो इरिगेशन पे आया तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? हब एंड स्पोक सिंपल डायग्राम। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे आंसर में इम्प्रूवमेंट करेगी, वैल्यू एडिशन करेगी। इस चीजों से तुम एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। अब देखते हैं, समझते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। क्या क्वेश्चन पूछा? ये भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है कि 15 मार्क का? यही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उधर। एमएसपी प्रोक्योरमेंट रिजीम इज नाइदर इकोनॉमिकली नॉर इकोलॉजिकली एग्रो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। मतलब इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं और एग्रो इकोलॉजिक इश्यूज भी हैं। इलेबोरेट उसको बताएंगे। फिर ऑल्टरनेट अप्रोच दैट कैन बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एमएसपी रिजीम। मतलब कि सॉल्यूशंस पूछ रहा है कि कैसे हम उन चीजों को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही ना उसको सब पार्ट में तोड़ो, समझो कि पहला सब पार्ट क्या है, ये नाइदर इकोनॉमिकली, फिर दूसरा सब पार्ट नॉर इकोनॉमिकली। अब इनको दो में भी तोड़ सकते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? ऑल्टरनेट अप्रोच। ये हो गया हमारा तीसरा सब पार्ट। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन देखो। एमएसपी बता दिया क्या है। प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम फ्लक्चुएशंस, पॉलिसी सपोर्ट फॉर
अब साथ में मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी कोट कर दिया। पॉलिसी सिग्नल का काम करता है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। फिर फीचर्स भी बता दिए, क्योंकि स्पेस बच रही थी तो मैंने सोचा कि डायग्राम क्यों ना बनाया जाए, इसीलिए डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया कि एमएसपी के फीचर्स बता दिए। उसको पता है, बताओ कि A2+FL पता है मुझे क्या है, ठीक है, कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, क्या है। फिर इश्यूज बता दिया इकोनॉमी में। अब देखो पर्टिकुलर डेटा कोट कर कर बताया कि 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है ऑन 1.5 करोड़ फार्मर्स टू प्रोक्योर व्हीट एंड पैडी, और ये बोला है बजट ने। ऐसे ही तुम सिंपल इस बार वाले बजट से ले लो डेटा, या इकोनॉमिक सर्वे से ले लो, वरना यही कोट कर देना। फिर शांता कुमार पैनल आ गया कि इट हैज बेनिफिटेड लार्ज फार्मर्स। ऑलराइट, उसके बाद इट हैज लेड टू डिलेज है। इश्यूज क्या है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई। अब सेकंड सब पार्ट क्या था, एग्रो इकोलॉजी। अब उन्हीं को तोड़ो, सब सब पार्ट में 4-4 5-5 पॉइंट्स लिख दो। फिर अगले सब पार्ट सॉल्यूशंस में 5 पॉइंट, ऐसे ही तुम्हारा इंट्रो कंक्लूजन डायग्राम 15 पॉइंट्स, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल क्या दिया, इट इज लेड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिला। अब इसकी रिपोर्ट बता दी, सीड कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स या कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। उसने ये बोला है दिया इज नेट वाटर एक्सपोर्टर, ये हमारा कीवर्ड भी आ गया इसमें। फिर डबलिंग फार्मर्स इनकम अशोक दलवाई, ये भी आ गया। अब नीड फॉर ऑल्टरनेटिव्स में हमें क्या करने की जरूरत है, पीएम किसान, पीएम आशा, ये सब स्कीम्स लिखनी है। अब ये याद रखना, GS3 हो GS2 हो, तुम जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना या कंक्लूजन वाला पार्ट है, उसमें लिखकर बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन्हीं के लाइन पर वी शुड कंटिन्यू एंड वी शुड फर्दर डू दिस। तो एक दो क्वेश्चन में तुम ऐसा लिखकर बता सकते हो। और GS3 में जहां तुम सॉल्यूशंस लिखोगे ना, तो उसके साथ साथ तुम वहां पर अगर स्पेस बच रही है तो ऐसे हब एंड स्पोक लेकर तुम वहां पर गवर्नमेंट स्कीम से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिख सकते हो जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। इसके बाद सॉल्यूशन और कंक्लूजन लिखकर बता दो, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी अप्रोच फॉर इकोनॉमी फॉर एग्रीकल्चर वाला पार्ट। अब एक बार समझ लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट कैसे कवर करना है, ठीक है। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत ही हाई रिवॉर्ड्स है इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक है। अभी समझते हैं किस लिए। एक, इससे हर साल तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, वही एग्रीकल्चर की तरह 4 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ठीक है। तो 2 10 मार्कर और 2 15 मार्क पूछेगा वो, ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखो। सबसे पहले सिलेबस क्या है उसका, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म में क्या आएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म या फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। तुम PYQ एनालाइज करो और तुम देखोगे कि कितनी बार उसने सेम ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। वो बार बार यही गाना गा रहा है कि क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट लगा दिए फिर भी हम नक्सलिज्म नहीं रोक पा रहे, फिर भी हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं रोक पा रहे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। बार बार वो यही पूछेगा और उसके बाद तो पूछता है कि एक स्ट्रैटेजी बताओ, सॉल्यूशन बताओ कि उस चीज को कैसे ठीक करना है। अब वो चाहे पूछे तुमसे या तुमसे ना पूछे, बट वो तुम्हें सॉल्यूशन ऐड करना ही है। GS3 का आंसर आएगा तो उसमें सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। इस चीज को रट लो, दिमाग में अपने डाल लो, ठीक है। फिर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसमें वो हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी वगैरह का पूछ लेता है, ठीक है। फिर ये 3 टॉपिक एक साथ आएंगे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, अब इसमें बॉर्डर इश्यूज पूछता है। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म। ऑलराइट, अब देखो क्या था क्वेश्चन, मैंने बोला था ना अभी, क्या है हमारा सिलेबस देखो, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। उस पर क्या पूछता है, एक्सट्रीमिज्म पर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फेवरेट टॉपिक है उसका, और नक्सलिज्म। अब देखो उसने क्या पूछा, ये है 2020 का क्वेश्चन। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट्स, मतलब वही उसका रीजन पूछ लिया। और क्या देखो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बोला था ना, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अडॉप्ट टू काउंटर।
तो अब वो तुम्हें खुद ही स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है कि उसको स्ट्रैटेजी चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी। अब देखो 2018 में क्या पूछा, इट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट मेनी पार्ट्स में फिर भी अफेक्ट कर रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस उसने उसको थोड़ा लिंक कर दिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और ये हो गया हमारा थोड़ा सा जनरल। अब वही अप्रोच उसने पूछी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच क्या है, उसको इधर उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस। अब 2022-23 में देखो क्या क्वेश्चन आया, नक्सलिज्म, उसने कहानी बता दी कि नक्सलिज्म में जुमले डाल दिए 2-3, सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजीज टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ नक्सलिज्म। तो वही 2 क्वेश्चन उसने उठाए, उन दोनों क्वेश्चन को चैट जीपीटी में, चलो उस टाइम तो चैट जीपीटी था नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को रीफ्रेम किया और नया क्वेश्चन बना दिया, दोनों को मर्ज कर कर कि नक्सलिज्म का क्या इश्यूज है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यही चीजें आएंगी, तुम कोई भी मॉडल टेस्ट लिख लो, कोई भी टेस्ट सीरीज देख लो, सब ऐसी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यही फायदा है पीवाईक्यू एनालाइज करने का। जब तुम पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तुम सीखोगे कि क्या दिमाग चलता है एग्जामिनर का, कैसे वो इस सिलेबस से प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी डिमांड है, उससे फिर हमारे अच्छे नोट्स बनेंगे। दिखाते हैं कि इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन पूछे कल को वो यही घुमा फिरा के पूछेगा तो तुम उसका अच्छा एक आंसर लिख पाओ। सो लेट्स सी कैसा पूछता है वो इसमें, और हमें उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स में हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, वही डेटा वगैरह की ले लेना कि उसमें एमएचए का डेटा दिखा देना कि अभी इतना ट्रेंड है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिर कोई डेटा रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर वही ड्राइवर्स क्या है, क्यों अभी तक वो चल रहा है, उसके कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आंसर में पूछ रहा है या क्वेश्चन में नहीं भी पूछ रहा, इधर तो उसने पूछ ही लिया स्पेसिफिकली इन दोनों में, बट तुम्हें ये पता होने चाहिए कि क्या गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है और वो एफर्ट की इफेक्टिवनेस क्या है, क्या वो चल पा रहे हैं एफर्ट से नहीं चल पा रहे। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर स्ट्रैटेजी, जो वो इधर पूछ रहा है, स्ट्रैटेजी बताओ। यहाँ भी उसने पूछा मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी बताओ, तो ये स्ट्रैटेजी अपने आंसर में डालकर दिखाओ। उसके बाद कमिटी है, तो कोई कमिटी ने क्या बोला होगा, एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड पर्टिकुलर। अभी जैसे कि गडचिरोली है, उधर बहुत हमेशा प्रोमिनेंट इशू रहता है नक्सलिज्म का। फिर नक्सलिज्म में रेड कॉरिडोर क्या है, अब ये सब चीज तुम उसे डायग्राम में बनाकर दिखाओगे। नक्सलिज्म या जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी आंसर लिख रहे हो, प्लीज 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 डायग्राम बनाकर आना। ऑलराइट, फिर क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड, और एक कंक्लूजन लगेगा हमें। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे देखो, ये डायग्राम्स हमेशा बना देना नॉर्थ ईस्ट वाले में, और इधर से दिखा देना कि यहाँ क्या है, म्यांमार है, गोल्डन ट्राइंगल है, तो इधर से क्या होता है, आर्म्स ट्रेड होती है, गन रनिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, फेक करेंसी आ रही है। तो 2-3 चीजें लिखकर इधर लिखकर बता दिया। ठीक है, 8% ऑफ इंडिया एरिया एंड 4% पॉपुलेशन, इससे हमारी स्टार्ट कर दी। तो उधर इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं ये हमने बता दिए। फिर ड्राइवर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है, जियोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और ये सब के साथ एग्जाम्पल्स लिखकर बताना। फिर कीवर्ड्स जैसे कि हॉट परसूट। ठीक है, अब गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, सोचो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। अब इसके लिए एक निमोनिक बनाया हुआ था, पॉस्ट। दिस वी विल डिस्कस इन नक्सलिज्म पर वी आर प्लानिंग एक वीडियो, जिसमें हम पूरा तुम्हें इंटरनल सिक्योरिटी खत्म करवा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, सो वी आर प्लानिंग दैट वीडियो, उसमें आई बी टेलिंग यू कि इसका निमोनिक क्या है, यही देख लो, समझ लो। पीस अकॉर्ड कंक्लूजन, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, यूटिलाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेक होल्डर लॉ, ऑपरेशन सनराइज किसके साथ चलाया था, कौन सी कंट्री थी बताओ। ठीक है, अब इसको वहां पर लिखकर दिखाओ, एग्जाम्पल ऑपरेशन सनराइज। फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस, कि हमें उसमें क्या क्या करने की जरूरत है। अब ये कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव्स क्या क्या किए हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। ऑलराइट, अब उसके बाद एक कंक्लूजन प्लान कर लेना।
तो ये थोड़े से हैफ़-हैज़ार्ड या हौच-पौच थे उस टाइम पर, बट ट्रस्ट मी ये 1 पेज से भी कम जगह ले रहे थे नोट्स, और इतना ही याद कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है? जितना तुम ज़्यादा पढ़कर जाओगे उधर कुछ याद रहता ही नहीं है। यू विल बी रीडिंग 100%, अगर मान लो तुम पढ़ रहे हो, उसका 0.1% ही हम वहाँ पर लिखते हैं। इसी चीज़ को हमें बढ़ाना है कि हम 100% जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी चीज़ पढ़ें, क्वालिटी चीज़ पढ़ें, जिसको एटलीस्ट 20-30% या उससे भी ज़्यादा 50% हम वहाँ पर रेप्लिकेट कर कर दिखा पाएँ। ये हमारा टारगेट है नोट्स बनाने का। ठीक है? ऐसे ही हवा में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली और पूरी लक्ष्मीकांत के हमने नोट्स बना लिए, फिर हम उसको देखकर खुश हो रहे हैं कि हाँ, हमारे नोट्स बन गए। उस नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए समझनी कि अच्छे नोट्स कैसे बनाने हैं। ऑलराइट? अब इसके बाद देखो कि इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर्स में हमारा वही आएगा, इंट्रोडक्शन बता देंगे, कीवर्ड बता देंगे कि क्या है, कोई रिपोर्ट फैक्ट, न्यूज़ में कुछ चल रहा था तो वो भी बता सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर कीवर्ड्स आएँगे इसमें, फिर एग्ज़ाम्पल, डायग्राम आएगा ही आएगा, स्ट्रैटेजी, सॉल्यूशंस और कंक्लूजन। अब ये सब कीवर्ड्स हैं दैट यू कैन यूज़ इन द आंसर्स, ठीक है? अब ये देखो, ये क्या डायग्राम बनाया था? ये रेड कॉरिडोर का है। अब नक्सलिज़्म पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म पे कोई भी क्वेश्चन आता था, मैं हर बार यही डायग्राम बनाऊँगा। वो 2024 में पूछे, 25 में पूछे, 26 में पूछे, ये डायग्राम सेम ही रहेगा। तो एक बार ही ये डायग्राम बना लो, नोट्स में ऐड ऑन कर लो और इसको रट लो। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? समझ गए? अब देखो क्या क्वेश्चन था? ये भी मॉक टेस्ट का है मेरा। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं, इनिशिएटिव्स बताओ क्या लिए हैं? कैसे किया मैंने? बता दिया। 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, क्या-क्या इश्यूज़ हैं, और ये डायग्राम बनाकर दिखा दिया मैंने उसको कि चाइना से क्या इश्यूज़ आ रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार से इधर से क्या इश्यूज़ हैं हमारे। वही अभी जो बताया था, गन रनिंग, फेक करेंसी, कैटल स्मगलिंग, इंसर्जेंसी, ठीक है? फिर पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फेक करेंसी, ड्रोन से वो कर रहा है, अटैक कर रहा है, एयरबेस पे अटैक हुआ था, सी रूट से 26 के आए। तो ऐसा बढ़िया सा डायग्राम बताओ। अब इसमें गलती है, मैंने इसके नीचे फिगर लिखकर उसे लेबल नहीं किया। तो ये डायग्राम को लेबल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब उसके बाद बता दो, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वही सब पार्ट यहाँ लिखकर उसे बॉक्स कर दो। उसके बाद अपने पॉइंट्स लिख देना, स्टेप्स टेकन क्या है, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी क्या है और कंक्लूजन क्या है। ऐसा सिंपल आंसर तुम्हारा बन जाएगा। वही हमारे स्टैंडर्ड नोट्स बेस्ड अपॉन PYQs, जिससे वी विल बी राइटिंग वंडरफुल आंसर्स। दिस इज अवर टारगेट। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर और लास्ट पार्ट पर, GS फॉर एथिक्स। एथिक्स वाला जो सेक्शन ए का पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सेक्शन ए को इग्नोर करते हैं और केस स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना हमें, सेक्शन ए से ही तुम्हारा एथिक्स का अच्छा स्कोर बनेगा। सेक्शन ए के जितने हाई क्वालिटी आंसर्स लिख कर आओगे ना, बढ़िया से एग्जांपल्स के साथ, उतने बढ़िया मार्क्स मिल कर आएँगे तुम्हें। इन्हीं एग्जांपल्स की वजह से ही आई वाज़ एबल टू स्कोर 134, ठीक है? और आखिरी अटेम्प्ट में आई स्कोर 120, दैट वाज़ आल्सो अ गुड स्कोर 2022 की मार्किंग के हिसाब से, ठीक है? अब एथिक्स के नोट्स बनाते हुए क्या ध्यान में रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें हर कीवर्ड की, जो भी सिलेबस में मेंशन है, सबकी तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ रहा है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है। डैनियल गोलमैन ने क्या उसके फीचर्स दिए हैं। फिर इंटीग्रिटी अगर वैल्यू आती है, कोई तुम्हें उठाकर भी पूछे इंटीग्रिटी की डेफिनेशन, तो तुम उसे इंटीग्रिटी की डेफिनेशन बताओ। टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन अवर थॉट, स्पीच एंड एक्शन। फिर उसके साथ जुमला डाल दो, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ऐसे ही प्रोबिटी आया, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स की डेफिनेशन अपने नोट्स में ऐड ऑन करो टॉपिक वाइज। उसके अलावा तुम जाओ एग्जाम्पल्स पर, हर टॉपिक के साथ ढूंढो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड करने की। अब एग्जाम्पल्स तुम इन 5 पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, और कोड बेस्ड जो तुम क्वेश्चन लिखोगे ना,
उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, फिर हिस्ट्री, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर सब कुछ, वर्ल्ड हिस्ट्री सब यूज़ कर सकते हो, फिर माइथोलॉजी से। ये है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। इसमें तुम महाभारत के दिखाओ, ठीक है? इसमें तुम रामायण के एग्ज़ाम्पल्स ऐड करके दिखाओ। जैसे सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, पर्सुएशन हो गया कि कैसे लॉर्ड कृष्णा persuaded अर्जुन टू फाइट द कुरुक्षेत्र वॉर। क्यों? अर्जुन के पास क्या था? एथिकल डिलेमा था। एथिकल डिलेमा में सिमिलर एग्जांपल आ जाएगा कि उसके पास डिलेमा था कि मैं धर्म की साइड लूं या फिर अपने अपने फैमिली की तरफ लॉयल रहूं। ठीक है, ऐसे ही रामायण में क्या था? रामायण में हमारा क्या इशू था, मतलब क्या डिलेमा आया था? विभीषण के पास क्या डिलेमा था? वही लॉर्ड राम के साथ जाए, धर्म की साइड ले, या फिर वो रावण के तरफ लॉयल रहे। ठीक है, इसके अलावा यू कैन यूज सर्टेन सिनेरियोज जो तुम्हारे आंसर्स में चार चांद लगा देंगे। तो माइथोलॉजी के एग्जांपल्स जरूर जरूर यूज कर कर आना अपने एथिक्स के आंसर्स में। उसके अलावा एड स्पोर्ट्स का, इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूछा, डाल दो MS धोनी, कैप्टन कूल, है ना? बिकॉज ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस था धोनी का, हाई EQ था। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन लिखी और नीचे एग्जाम्पल डाल दिया। क्वेश्चन स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, फिर नीचे एग्जाम्पल, ऐसे तुम्हें वहां पर लिख कर आना है। इसके अलावा आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन में तुम ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो, एक तो फाउंडेशनल वैल्यूज मेंशन है, उसके अलावा सर्टेन अदर वैल्यूज, तो उन वैल्यूज के थ्रू मैप कर लेना कौन से एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करोगे। जैसे इंटीग्रिटी है, सत्येंद्र दुबे, एस मंजुनाथ, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अब उन एग्जाम्पल्स को ऐसे लिखकर मत छोड़ देना। इंटीग्रिटी एस मंजुनाथ, उसको थोड़ा सा 5-6 वर्ड्स में, एक लाइन में एक्सप्लेन करना कि उसने क्या किया, सत्येंद्र दुबे और इन्होंने क्या किया। एक्सपोज करप्शन की, विसल ब्लोइंग की, जिससे देवर किल्ड, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर इंटीग्रिटी। ऐसा एग्जाम्पल लिख कर आओ। ठीक है, उसके बाद डायग्राम्स, एथिक्स में भी ट्राई टू ऐड ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स अपने आंसर्स में। फिर कोट्स एंड जुमले, अब तुम अपना आंसर शुरू भी कर सकते हो जुमलों से, उसको बीच में भी यूज कर सकते हो, या कंक्लूजन भी अपने जुमलों से खत्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंटीग्रिटी का पढ़ा था ना, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन मैन नो वन इज वॉचिंग। ये हो गया हमारा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे बनेंगे GS 4 के एथिक्स के नोट्स। अब देखो, तुम्हें PYQs कैसे एनालाइज करने हैं और कैसे नोट्स बनाने हैं, समझ गए? अब नोट्स का तरीका समझ गए। अब देखो, PYQs देखकर समझो कि वो क्या क्या चीजें पूछ रहा है। क्या पूछा उसने? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन दे बी लर्न, ये पूछा 2020 में। 2019 में क्या पूछा था? इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू, कहानी बता दी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, फिर डू यू एग्री। ठीक है, फिर क्या पूछा? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस के केस में इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है विदाउट एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। तो तुम अपने नोट्स बनाओगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसमें तुम्हारे पास होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस की वही डेफिनेशन, फिर अब उसके मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसने दिए इमोशनल इंटेलिजेंस के? वहां लिखकर बताओ उसको कि तुम्हें थ्योरी पता है, डैनियल गोलमैन ने दिए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हैं? अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, मतलब वही सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, फिर मोटिवेशन। ठीक है, और ऐसे 5 जो दिए हुए हैं। उसके अलावा उसने क्या पूछा कि कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है या नहीं। अब उन्हीं 5 जो तुम्हारे उसने दिए हैं ना, उसे यूज कर कर तुम बता देना। कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आएगा तो वहां तुम्हें डैनियल गोलमैन लिखना ही है, वहां वो 5 फीचर्स बता देना, और उसी के बेसिस पर यू कैन जनरेट पॉइंट्स एंड डायमेंशन अपने आंसर्स में। ठीक है, अब मान लो वैल्यूज और एप्टीट्यूड वाला पार्ट देखते हैं। अब उस पे वो क्या क्वेश्चन पूछता है, ये पूछ लेता है कि रेलेवेंस बताओ इन वैल्यूज की, या फिर सीधा ही पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। ट्रांसपेरेंसी बताओ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम्पल देकर बताओ। अकाउंटेबिलिटी के एग्जाम्पल बताओ। करेज ऑफ कन्विक्शन जहां तुम्हें देखी तुमने। स्पिरिट ऑफ सर्विस, कंपैशन, इसमें दे दो सोनू सूद का एग्जाम्पल कि ड्यूरिंग कोविड ही हेल्प
कैसे उसने हेल्प करी। इसके अलावा कैसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे गुरुद्वारा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन लंगर्स चलवाए। तो ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन याद कर कर रख लो। ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या है, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सप्लेन विद। अब देखो वो खुद ही पूछता है, ये चीज समझो, ये तुम पीवाईक्यूज देखकर ही समझोगे। उसने खुद ही पूछा कि रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताओ कि क्या इंटीग्रिटी की रेलेवेंस है, इट इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज। तो तुम सीधा वही इस मंजुनाथ और वो बोला सत्येंद्र दुबे, इसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल और दिख लेना, दो तीन पॉइंट्स लिख कर बता देना एग्जाम्पल्स यूज कर कर, और एक इंट्रोडक्शन आ जाएगी, फिर एक इंटीग्रिटी पे डायग्राम आ जाएगा ये वाला। अभी दिखाता हूँ आगे। ठीक है। तो ऐसे तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटीग्रिटी पे तुम्हें ये चीज अपने नोट्स में ऐड ऑन करने की जरूरत है। वो आगे भी इसी से मिलता जुलता ही कुछ पूछेगा। ठीक है। तो ये देखो, ये था इंटीग्रिटी के केस में। क्या था इंटीग्रिटी के केस में, एक तो सेकेंड एआरसी की 10th रिपोर्ट फाउंडेशनल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बताई। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन देख लो क्या है, ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन थॉट स्पीच एंड एक्शन, मोरालिटी एंड एक्शन, या फिर इंटेलेक्चुअल करेज। तो ये कीवर्ड्स भी आ गए। फिर ये आ गया हमारा जुमला। जुमला क्या है, डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। फिर एग्जाम्पल्स देख लो, अब्दुल कलाम का ही पेड बिल फॉर हिज फैमिली स्टेट। सत्येंद्र दुबे एनएचए क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में करप्शन एक्सपोज करी। मंजुनाथ एक्सपोज ऑयल स्कैम एंड पेट्रोल पंप। ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा ये सिंपल सा डायग्राम, दिस इज द बेसिक वे टू मेक नोट्स वैल्यूज के। मान लो कि तुम्हारा टॉपिक है एप्टीट्यूड। अब वही आया हमारा, यहाँ हमने एप्टीट्यूड की देखो डेफिनेशन देकर बता दी। क्या है एप्टीट्यूड, इट इज अ नेचुरल या इनहेरेंट कैपेसिटी टू एक्वायर सर्टेन स्किल्स और एबिलिटी इन फ्यूचर थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। वो कोई भी एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यू कैन स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन, बता दो इट कैन बी मेंटल और फिजिकल। फिर एग्जाम्पल 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 याद रखना, एथिक्स पेपर में एग्जाम्पल, जैसे जीएस 3 में सोल्यूशन इज द सोल्यूशन, एथिक्स में एग्जाम्पल इज द सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल अच्छे से यूज कर कर आने हैं, वहां पर माइथोलॉजी अच्छे से यूज कर कर आनी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या बन सकते हैं एप्टीट्यूड में, देखो फिजिकल एप्टीट्यूड का मिल्खा सिंह के पास, मीराबाई चानू के पास, या विनेश फोगाट का दिखा दो। फिर मेंटल एप्टीट्यूड, लियोनार्डो डा विंची, एस रामानुजन, जिसकी वजह से दे वर एबल टू परफॉर्म बेटर। अब जुमला या कोट हम अपने आंसर में डाल देंगे, इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट लीडर, या इट इज इननेट इंटेलिजेंस और फिजिकल कैपेसिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब इन्हीं नोट्स के बेसिस पर यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है। अब जब तुम्हारे एक बार नोट्स बन गए तो तुम्हें उसके बाद क्या करना है, नोट्स बनने के बाद तुम्हें करनी है उस चीज की पीवाईक्यूज की ब्रेनस्टॉर्मिंग फिर से। ठीक है। पहले फिर से देखते हैं, समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये हो गया हमारा बेसिक वैसे एथिक्स का कंप्लीट। अब एक बार समराइज कर कर देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस के कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स के बेसिस के बाद सिलेबस के तुम पीवाईक्यूज देखो कि हर टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्या क्या क्वेश्चन आए, नक्सलिज्म पे क्या क्या क्वेश्चन आए। ठीक है। ऐसे तुम पीवाईक्यूज देखो, उन्हें एनालाइज करो, समझो कि क्या क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है। उसके बाद उन थीम्स के तुम बनाओ नोट्स, जैसे अभी बोला नोट्स। ठीक है। जब ये नोट्स बन गए, उस नोट्स के बाद बनाने के बाद ट्राई एंड राइट आंसर्स फॉर पीवाईक्यू, एटलीस्ट पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यू के आंसर्स लिखने की कोशिश करो। ठीक है। और बाकी को ब्रेनस्टॉर्म करो। इसके बाद तुम जाकर मॉक टेस्ट लिखो। तो ये प्रोसेस रहेगी हमारी विद रिगार्ड्स टू पीवाईक्यू एनालिसिस एंड नोट्स मेकिंग। ठीक है। अगर तुम्हें अपना मेंस का सिलेक्शन करवाना है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पर ही वहां तुम्हारा मेंस क्लियर होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वहां पर लक्ष्मीकांत पढ़कर उसकी पीएचडी तुमने कर ली, स्पेक्ट्रम की पीएचडी कर ली, बट तुम आंसर नहीं लिख पा रहे,
क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिटी नोट्स नहीं है, तुम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। मेंस में 3 महीने में तुम्हें इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, इतना कम टाइम रहता है। तो इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पर अपने नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू के आंसर्स लिखो, उन्हें स्ट्रक्चर करो और मॉक्स दो। So this strategy will help you to score very very good marks in the mains. यही स्ट्रैटेजी फॉलो की है काफ़ी सारे टॉपर्स ने, मेरे फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, सब ने यही स्ट्रैटेजी की एंड दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है एंड दिस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। ऑलराइट, इसके अलावा I would like to say one thing that this is a new initiative from us. We are looking forward for your support. Do tell us कि आपको what do you expect from us. We have certain things in mind, जैसे हम आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक थीम बेस्ड क्लासेस लेंगे, मेंटरशिप करेंगे, ठीक है। सो वी हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड। इसके अलावा वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, व्हाट डू यू गाइस वांट। आप लोग क्या चाहते हो कि हम कैसे अपनी तरफ से आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आपकी ये जर्नी सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। यू विल बी एबल टू डिसाइफर कि क्या है यूपीएससी, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कुछ नहीं है, सब हवा बनाया हुआ है। बेसिक चीज़ें अपनी ठीक कर कर चलो, ऑलराइट, बेसिक चीज़ें ठीक कर कर रखो, उसके बाद इट इज़ ऑल इन योर डेस्टिनी, इट इज़ ऑल व्हाट द गॉड्स वांट, ठीक है, इट इज़ ऑल योर लक। सो पहले अपने बेसिक्स ठीक करो, इन पे काम करो और अच्छे आंसर लिखो, अच्छे नोट्स बनाओ। तो हमारा फोकस यही रहेगा that you get the good quality content, good quality guidance. If you have any specific requirements और कोई भी डिमांड है कि हमें कुछ स्पेसिफिक सीरीज करनी चाहिए, चाहे वो जीएस हो, ऑप्शनल हो, पीएसआईआर, कोई भी हो, ठीक है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, आई विल बी रिप्लाइंग पर्सनली। हर किसी के कमेंट को वी विल बी गोइंग थ्रू इट, ऑलराइट। सो आई होप you liked this lecture, or please share it with your friends and let me know ki what else do you expect from us and how we can further simplify things from you and how we can help you in this UPSC journey. So thank you so much for watching, thank you for tuning in, have a great day ahead, all the best.